ठीक है, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। तो ठीक है, यस सर। स्टार्ट, अब स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट। चुप। आवाज मत करो अभी। कौन है यार यार? सर और सर मैं सेटिंग करके देती हूँ, वेट मैं आपको। सर हाँ जल्दी करके दो जो भी है। हाँ हाँ बोलो प्राशु। सर ये चैप्टर टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म बताओ ना। 100% हाँ आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का 100% आ रहा है। ठीक है, क्या सिलेक्टेड है सर अभी आपके होस्ट बनाया परमिशन क्या? के मैं कर रही हूँ सर। होस्ट करो, जल्दी जल्दी करो host। बहुत डिले हो गया है ऑलरेडी, इतना ही ले पाऊंगा मैं। हाँ ठीक है। प्लीज ये कौन म्यूट करो, कौन किसने ऑन किया है? ठीक है, नहीं शॉर्ट नोटिस नहीं, मैंने पहले ही तो बोला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आने ही वाला था, वो तो उन्होंने गलती से नहीं डाला होगा। इत- मैंने जितना पढ़ाया उतना ही आने वाला है, वीबीटी तक ही आएगा, आज का सीएफटी नहीं आएगा। ये तो मैंने क्लासरूम में भी बोला था शायद, वीबीटी तो आना ही था। पेंसिल, पेज, पेंसिल। ये चल क्यों नहीं रहा है भाई? मुसीबत हो गया, ऑनलाइन से मुसीबत। हाँ ठीक है, तब तक सुनो। देखो, सीएफटी मैंने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, मैं वापस बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? यार आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोगों को क्या म्यूट म्यूट करके रखा है क्या? आवाज बोल नहीं सकते, ऐसा है क्या? ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये आने वाला है, और मैं सीएफटी स्टार्ट कर रहा हूँ। वीबीटी में बता चुका हूँ, ध्यान से सुनो। एज पर द बीबीटी के हिसाब से, बीबीटी के हिसाब से मैंने क्या बताया था आपको कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीबीटी के हिसाब से, मैं पहले भी पढ़ा चुका ये बात, और आपको पहले से शुरुआत से पता है ये बात, ये सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बट ये वीबीटी थियरी के हिसाब से है, वीबीटी के हिसाब से भी है, वर्नर थियरी के हिसाब से भी है। ठीक है, वर्नर की थियरी जो है उसके हिसाब से भी यही माना जाता है। ठीक है, बट सीएफटी का मानना ऐसा नहीं है, सीएफटी कुछ अलग ही कंसेप्ट है। सीएफटी के हिसाब से क्या है, ध्यान से सुनो, वापस बता दो ये बात। सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, इस थियरी का मानना है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो बिहेव करता है एज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, याद रखना, सेंट्रल मेटल आयन जो है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जबकि लिगैंड्स, लिगैंड्स जो है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये एज पर सीएफटी है, सीएफटी का मानना है सीएमआई, सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, लिगैंड्स नेगेटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि सीएफटी का मानना है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड के बीच में, सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड्स के बीच में आयनिक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि उनका मानना लिगैंड नेगेटिव चार्ज है, सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। और ये किसका मानना है? ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछा तो ऐसा बताना है, अगर कुछ नहीं बोला है तो हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही लिख के आना है। और अगर उन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू सीएफटी, द अकॉर्डिंग टू सीएफटी द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन लिगैंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन इज, तो ही आपको बोलना है कि आयनिक बॉन्ड है। या फिर आयनिक बॉन्ड नहीं लिखा रहेगा तो और क्या लिखा रहेगा आपको पता ही होगा। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं इसी को वो लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि आयनिक बॉन्ड बॉन्ड है ही नहीं, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए, ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये जानना है, इसके लिए
आपको है ना, ये सीएफटी पढ़ने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, आपको आइडिया होना चाहिए डी सबशेल्स के बारे में। डी सबशेल, डी सबशेल के बारे में आपको पता ही होगा कि डी सबशेल, यार आपको म्यूट किसने कर दिया है? रुको, म्यूट करना है, अनम्यूट कैसे करते हैं अभी? सबके सब सेटिंग्स में जाके ना, मीटिंग सेटिंग्स, म्यूट अपॉन एंट्री। अब आवाज, अब बोल सकते हो क्या? आवाज आ रही है? क्या अभी भी नहीं बोल पाओगे? कैसे फिर करते हैं? म्यूट अपॉन एंट्री तो बंद किया मैंने। अरे यार, आज किसने बंद कर दी? अब ये कैसे करूं मैं चेंजेस? एक मिनट रुको, सेटिंग्स, होता तो यही है ना यार, मीटिंग सेटिंग में जाके म्यूट अपॉन एंट्री। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो अभी? देखो अनम्यूट कर पा रहे हो क्या? एक बार देखो। नहीं कर पा रहे हो, बोलोगे कैसे फिर? मुझे कैसे समझेगा? अभी देखो एक बार, डन किया है मैंने शायद, अभी शायद डन नहीं किया होता इसलिए। अभी भी नहीं। म्यूट किसने कर दिया हम लोग को? लगता है मैम ने किया। एक मिनट रुको। हेलो हेलो। हाँ, पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स में जाओ। पार्टिस एक मिनट, एक मिनट, हाँ। पार्टिसिपेंट्स में गया, अनम्यूट, आस्क ऑल टू अनम्यूट, ऐसा? मतलब हाँ सर अभी है। ठीक है, अभी हो हाँ गया, हो गया, सर हो वो गया, आ ठीक है। गया सर। ठीक है, ठीक है, रख दो जल्दी। क्या हुआ? आस्क ऑल टू अनम्यूट किया ना अभी, और क्या? एक ही बार होता है। वही तो मैंने किया। मोर, मोर के अंदर सेटिंग्स के अंदर है ना। इतना ही थे, इसके जैसा और क्या है? नीचे कुछ भी नहीं, देखो और। एक मिनट, ये एक और ऑप्शन है अनम्यूट, ये वाला। अब देखो। हाँ सर अभी हाँ हो सर रहा हो है रहा है। हम्म, हाँ सर। ठीक है, चलो 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 चलो, हो गया फाइनल, चलो ठीक। ठीक है, क्योंकि मुझे बोलते हुए चाहिए यार, वरना तो लेक्चर कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी ऑनलाइन है तो। चलो ठीक है, डी सबशेल की आइडिया होनी चाहिए। आप सबको पता होगा डी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं? 4। ठीक है, ध्यान रखना, दो ही होते हैं। ठीक है, चार या पांच नहीं होते, दो ही होते हैं। एक होता है एक्सियल और एक होता है प्लेनार। मेनली ये दो ही है, एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड प्लेनार ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड प्लेनार ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसके अंदर वापस प्लेनार जो होते हैं ना, प्लेनार, जो प्लेनार होते हैं वो होते हैं, प्लेनार के अंदर आते हैं जो प्लेन में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बनाया, ठीक है, ये समझो क्या है, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रेजेंट है, आपने देखा भी होगा जो ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं प्लेनार, जो ये प्लेन्स में है। अब ये कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में है, तो इसीलिए प्लेनार ऑर्बिटल्स कौन से हो गए? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये तीन जो है इनको प्लेनार ऑर्बिटल्स बोलते हैं, इनको प्लेनार ऑर्बिटल्स बोलते हैं। पर अगर समझो, पर अगर समझो कि ऑर्बिटल ऐसे ऐसे बनाया और इसके ऊपर ऐसे बनाया, तो ये एक्सिस के ऊपर है ना, ये एक्सिस के ऊपर है। एक और बना सकते हैं, तो आपको पता होगा, वेरी फेमस, जो इसको जेड एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया। अगर ऐसा है
रिंग। तो ये दो जो है ये कौन से है, ये एक्सियल ऑर्बिटल है, क्योंकि ये एक्सिस पे होते हैं, ये एक्सिस पे होते हैं। तो एक्सियल ऑर्बिटल कौन से, एक्सियल ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, माइनस नहीं पड़ता इसको, और डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इस तरह से आपको याद रखना है एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन से, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सिस पे होते हैं। और तीन ऑर्बिटल ये प्लेन में होते हैं, इनको प्लेनर ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, इनको प्लेनर ऑर्बिटल बोलते हैं। बट याद रखना सीएफटी के अंदर, सिर्फ सीएफटी के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर नहीं, सीएफटी के अंदर प्लेनर ऑर्बिटल को नाम दिया गया है T2G सेट, T2G सेट, और इनको बोला जाता है EG सेट। तो याद रखना कि एक्सियल को बोलते हैं EG सेट और प्लेनर को बोलते हैं T2G सेट। T2G सेट प्लीज ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एज पर सीएफटी है, ये भी सिर्फ और सिर्फ एज पर सीएफटी के हिसाब से। स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में गलती से भी ऐसा कुछ भी मत बोलना कि प्लेनर ऑर्बिटल्स को हम T2G बोलते, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एज पर सीएफटी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ही वैलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रहना चाहिए कि सीएफटी का मानना यह है कि सीएफटी का मानना यह है कि जिस अगर लिगैंड जो है, ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशनली समझना पड़ेगा और मैं आपको ऑनलाइन समझा रहा हूँ। ध्यान से सुनो, सीएफटी का मानना यह है कि वो ऑर्बिटल्स जो लिगैंड्स के डायरेक्शन में आने वाला है, जो लिगैंड्स को डायरेक्टली फेस करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो ऑर्बिटल्स जो लिगैंड्स को डायरेक्टली फेस करेगा ना, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और वो ऑर्बिटल जो लिगैंड्स के डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, जो लिगैंड्स को फेस नहीं कर रहा है, जो लिगैंड्स को डायरेक्टली फेस नहीं कर रहा है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये पॉइंट आपको और अच्छे से समझेगा थोड़ी देर में, जब हम सीएफटी के एकदम डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए इस पॉइंट को इतना समझो कि सीएफटी का मानना है, according to CFT, the orbitals which faces the ligands directly, ठीक है, their energy increases, while the other orbitals नहीं लिखते, while the energy of other orbitals decreases, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, सीएफटी का ये मानना है कि वो ऑर्बिटल्स जो लिगैंड्स को डायरेक्टली फेस करने वाले या फिर लिगैंड्स जिन ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन में आ रहे हैं, समझो एक ऑर्बिटल है और वो लिगैंड्स के डायरेक्शन में आ रहा है, तो फिर उस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, जो नहीं आएंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे, अब समझने के लिए बेटर आपको समझना पड़ेगा, तो समझना क्या है, इसको समझने के लिए मैं यही समझाता हूँ, और बहुत ही ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। देखो, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि प्लेनर ऑर्बिटल है, तो प्लेनर ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, प्लेन में होते हैं। प्लेनर ऑर्बिटल है, ये प्लेनर ऑर्बिटल है, तो प्लेनर ऑर्बिटल प्लेन में होते हैं, बराबर है। तो आपको ध्यान देना है कि एक है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, पहला जो है वो हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में क्या होता है, या फिर इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में क्या होने वाला है, जो लिगैंड्स होते हैं, ध्यान से सुनना, लिगैंड जो वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, लिगैंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन इन बिटवीन द प्लेन्स। क्या बोल रहे हैं वो लोग कि जब भी आप टेट्राहेड्रल पढ़ोगे, अगर कोई टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, तो टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होने वाला है, टेट्राहेड्रल के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मानना ऐसा है कि उसके अंदर लिगैंड्स जो होते हैं ना, वो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं इन बिटवीन द प्लेन्स। मतलब क्या, समझो ये प्लेन है, समझो ये XY प्लेन है, तो लिगैंड कैसे अप्रोच करने वाले, लिगैंड ऐसे अप्रोच करेंगे, 4 है ना, तो 4 ऐसे अप्रोच करेंगे, टेट्राहेड्रल है तो 4 है, और 4 लिगैंड ऐसे अप्रोच करते हैं। मतलब इन बिटवीन दी प्लेन लिगैंड्स अप्रोच कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल आयन को। और आपको पता है कि इन बिटवीन दी प्लेन कौन से ऑर्बिटल्स है, कौन से ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, प्लेनर ऑर्बिटल। प्लेनर है ना, तो प्लेनर ऑर्बिटल दिख रहा है, इसका मतलब क्या होने वाला है कि टेट्राहेड्रल के केस में प्लेनर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस केस में प्लेनर ऑर्बिटल्स कौन से थे,
T2G सेट T2G सेट है ना, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, T2G सेट की एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, T2G सेट की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, T2G सेट एनर्जी इंक्रीजेस। वाइल आपको पता है किसको फेस नहीं कर रहा है यहाँ पे लिगैंड डायरेक्टली, एक्सियल ऑर्बिटल्स को, EG सेट है ना, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स को फेस डायरेक्टली नहीं कर रहा है, तो एक्सियल ऑर्बिटल कौन सा था, ईजी सेट, तो ईजी सेट की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, तो ईजी सेट की एनर्जी डिक्रीजेस, ईजी सेट की एनर्जी डिक्रीजेस। समझ में आया? इसका एक ट्रिक भी है, मैं आपको ट्रिक से भी समझा रहा हूँ और कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ, ट्रिक से भी याद रख, अगर जिनको नहीं समझ में आया वो ट्रिक से याद रखो, कोई बात, कोई डीप एकदम डीप में जाके नहीं पूछने वाला है, बट आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कंसेप्ट कि क्यों ऐसा होता है कि टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर T2G ऊपर होता है और EG नीचे होता है, क्यों? क्योंकि T2G की एनर्जी बढ़ जाती है, EG की एनर्जी कम हो जाती है। क्यों T2G की एनर्जी बढ़ी? बिकॉज टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर लिगैंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन इन बिटवीन द प्लेन्स, और इन बिटवीन द प्लेन्स कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? प्लेनर ऑर्बिटल्स होते हैं। CFT का मानना है कि अगर लिगैंड ऑर्बिटल के डायरेक्शन में आ रहा है, लिगैंड ऑर्बिटल के डायरेक्शन में आ रहा है तो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसीलिए T2G की एनर्जी बढ़ जाती है, और जो उसके डायरेक्शन में नहीं आता उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और कौन इसके डायरेक्शन में नहीं आ रहा है? एक्सियल ऑर्बिटल्स यानी EG सेट, इसीलिए EG की एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? हाँ सर। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। सेम आप पढ़ लेते हैं इसी पॉइंट के साथ, आप ये भी पढ़ लेते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर क्या होने वाला है? तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में होता है, इसके अंदर लिगैंड अप्रोचेस, इसके अंदर लिगैंड्स अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन अलोंग द एक्सिस, या इस केस में ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगैंड्स है वो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। आपको इतना तो पता ही है ऑक्टाहेड्रल है तो वैलेंसी 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होने वाली है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है, तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, पहली एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस और ये तीसरी एक्सिस। मैं 3 डायमेंशनली ड्रॉ तो नहीं कर सकते इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा कट हो गया, समझ के चलो। तो ये 3 एक्सिस है, नाम दे देते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें जो है वो लिगैंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस, तो लिगैंड कुछ ऐसे दिखेंगे, ये लिगैंड ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये लिगैंड यहाँ पर अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। अगर एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली CFT थियरी का मानना यही है कि अगर लिगैंड्स के डायरेक्शन में जो भी ऑर्बिटल आएगा, जो भी ऑर्बिटल लिगैंड्स के डायरेक्शन में आएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बताओ इस बार कौन आ रहा है डायरेक्शन? EG सेट इस बार कौन आ रहा है? एक्सियल है ना, एक्सियल ऑर्बिटल्स। इस बार कौन आ रहा है? एक्सियल ऑर्बिटल। और एक्सियल ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? EG सेट EG सेट की एनर्जी बढ़ जाएगी एंड EG सेट की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि प्लेनर ऑर्बिटल्स, जो प्लेनर ऑर्बिटल्स है, प्लेनर ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी घट जाएगी। तो प्लेनर ऑर्बिटल्स यानी T2G सेट उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीजेस। समझा इतना? क्या बोला मैंने? हाँ सर ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद वो बोलेंगे अगर स्प्लिट हो रहे हैं, है ना, एनर्जी एक की इंक्रीज हो जा रही है, मतलब समझो अभी कोई भी केस ले लो, आप टेट्राहेड्रल का केस लोगे तो T2G की एनर्जी बढ़ जाएगी और EG कम हो जाएगी, और एनर्जी बढ़ रही है और कम हो रही है तो दोनों के बीच में गैप होगा, दोनों के बीच में गैप होने वाला है ना। गैप क्या है वो समझाता हूँ, डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। डायग्राम समझो, मैं टेट्राहेड्रल का बता रहा हूँ, तो टेट्राहेड्रल इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, तो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड को कैसे बना रहे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? सबसे पहले मैंने बना दिया d ऑर्बिटल, ध्यान से देखना, ये d ऑर्बिटल्स है, ये 5 d ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये 5 d ऑर्बिटल्स है ना। d के अंदर ऑब्वियसली 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैंने ये d ऑर्बिटल्स बना दिए। मैंने पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा था, 20 बार वापस पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको क्या बोलते हैं? they are known as degenerate orbitals, है ना। the orbitals whose energy is same is said to be degenerate। तो यहाँ पर क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो इसको बोला जा रहा है यहाँ पर कि अभी फिलहाल जो d ऑर्बिटल्स है वो डीजनरेट है,
ठीक है, इसको थोड़ा और सेंटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी फिलहाल सारे के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है बिल्कुल? बिकॉज ये कब है, अब इन सबकी एनर्जी सेम है। क्यों सेम है इन सबकी एनर्जी? बिकॉज ये इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड्स, फिलहाल ये लिगैंड्स के कांटेक्ट में है ही नहीं। अगर लिगैंड्स के कांटेक्ट में आते तो फिर ये ब्रेक हो जाते। तो अब ये लिगैंड्स के कांटेक्ट में है ही नहीं फिलहाल, इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड डीजनरेट होते हैं। फिर जैसे ही लिगैंड इनके इनके रेंज में आना चालू होता है, इनके रेंज में चालू होना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कुछ ऐसा, समझो कि ये सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ सेंटर में, ठीक है, इस सेंट्रल मेटल आयन का समझो यहाँ तक रेंज है, ये सर्कल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ समझो इतना रेंज है उसका, इतना रेंज है। तो लिगैंड पहले यहाँ था, जब लिगैंड यहाँ है तो इसके रेंज में बिल्कुल भी नहीं है। जब इसके रेंज में नहीं है तो आपको कैसा दिखेगा? इसके रेंज में बिल्कुल नहीं है तो आपको ऐसा दिखने वाला है, डीजनरेट दिखेगा। ऑर्बिटल्स एकदम डीजनरेट रहेंगे, मतलब सबकी एनर्जी एकदम सेम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड्स है वो, इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड है। फिर क्या अगला केस होने वाला है? तो समझो ये क्या है, फर्स्ट केस। दूसरे केस में क्या होने वाला है? दूसरे केस में लिगैंड यहाँ आ गया, मतलब लिगैंड अभी जस्ट उसकी रेंज में आना चालू हुआ है। जैसे ही लिगैंड उनकी रेंज में आएगा, जैसे ही लिगैंड उनकी रेंज में आएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये 5 के 5 ऑर्बिटल एक साथ ऊपर जाएंगे। पांचों के पांचों ऑर्बिटल एक साथ ऊपर गए, मतलब अभी भी डीजनरेट ही है, बस ओवरऑल सबकी एनर्जी बढ़ गई है। तो ये कब होता है? जब लिगैंड उनके रेंज में आना चालू होता है, ठीक है, लिगैंड उनके रेंज में आना चालू होता है। अभी भी डीजनरेट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ दीज आर सेड टू बी डीजनरेट, अभी भी ये डीजनरेट ही है। बट तीसरा तीसरा केस, तीसरे में क्या होने वाला है? लिगैंड और क्लोज आ जाएंगे। समझो यहाँ लिगैंड आ गया तो अब लिगैंड बहुत ही नजदीक आ चुका है, अब लिगैंड बहुत ही नजदीक आ चुका है, कोऑर्डिनेट नहीं बताते, सीएफटी के सबसे नहीं होता इसलिए। हाँ, तो लिगैंड अभी बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो तब क्या होने वाला है? अब टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में ऊपर कौन जाता था? T2G. T2G set. तो यहाँ पर अभी क्या होने वाला है? स्प्लिट हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिगैंड अब सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच कर रहा है, पर आपको पता है कि टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड पड़ रहा है, और टेट्राहेड्रल के अंदर लिगैंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन को इन बिटवीन दी, है ना, इन बिटवीन दी एक्सेस, इन बिटवीन। मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ पर ऊपर 3 होने चाहिए, ऊपर 3 बना देते हैं, क्योंकि ऊपर T2G जाएगा तो T2G में 3 होते हैं, और नीचे 2 ही रहने वाले हैं। इजी, ओके, इतना समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो अब जो है अभी डीजनरेसी ब्रेक हो चुकी है, तो वो पूछते हैं कभी कभी, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है कि डीजनरेसी कब ब्रेक होती है डी ऑर्बिटल्स की? डीजनरेसी ब्रेक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड्स, in the presence of ligands. When ligand approaches central metal ion, the degeneracy of the d orbital is broken, the degeneracy of the d orbital is no more, नहीं है अभी, it splits into T2G and EG, T2G और EG में स्प्लिट हो जाएगा। डिपेंड करता है, अगर टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड है तो T2G ऊपर जाएगा, ऑक्टाहेड्रल है तो EG ऊपर जाएगा। समझ में आया? अब इसमें जैसे अर्थ के सेंटर को हम इक्वेटर बोलते हैं, वैसे यहां से अगर मैं एक सेंटर ड्रॉ करूं तो ये जो सेंटर मैंने ड्रॉ किया इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। कुछ खास नहीं, खाली ऐसे ही पता होना चाहिए, थियोरेटिकल पॉइंट है, इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। जैसे इक्वेटर होता है वैसे ये सेंटर से पास हुआ, दैट इज नोन एज बेरी सेंटर। Sir, ठीक है, बोलो। सर ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, फिर जो लिगेंड थोड़ा दूर में आया, तब ये हम्म एनर्जी इंक्रीज क्यों हुआ? थोड़ा सा वो क्योंकि आपने दिखाया ना। लिगैंड, हाँ क्योंकि लिगैंड आया ना, उसको फेस करना चालू हुआ, इसलिए एनर्जी बढ़ गई उसकी। ठीक है, उसका एकदम डीप कंसेप्ट में नहीं जाता, इतना समझो कि लिगैंड जब उसके नजदीक आता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ओके ठीक है, सर। ज्यादा डिटेल में नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपको कि वाई, कि लिगैंड जब नजदीक आ रहा है तो एनर्जी से क्यों बढ़ी है अचानक से, उतना इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपसे इतना याद रखो कि जब लिगैंड्स उनको फेस करते हैं तो ड्यू टू सम इंटरेक्शंस या कुछ रीजंस की वजह से वहां पे एनर्जी बढ़ जाती है। ओके, इतना याद रखो, एकदम डिटेल में नहीं जा रहे हम, सिर्फ इतना याद रखो कि जब लिगैंड्स उनकी रेंज में आना चालू होते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, वहां पर एनर्जी बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी ध्यान रखना है आपको। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, हाँ, तो अब आपको ये पूछेंगे कि ये दोनों ऑर्बिटल स्प्लिट हो चुके हैं, तो ये जो स्प्लिट हुए इनके बीच में जो गैप है, T2G और EG के बीच में जो गैप है, ये गैप
तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG इज नोन एज CFSE, इज नोन एज CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आया? ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी बोलते हैं कभी कभी, इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी बोलते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान से समझना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एज वेल एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। समझा मैंने क्या बोला? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा टाइम दो। हाँ, इतना समझ में आ गया। अब इसको है ना डिनोट कैसे करता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को डिनोट करते हैं बाय डेल्टा, इसको डिनोट किया जाता है बाय डेल्टा। ठीक है, अब अगर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल के लिए क्या लिखते हैं? डेल्टा, और नीचे स्मॉल टी लिखते हैं। तो इससे ये समझ में आता है। इस पूरे को कैसे रीड करते हैं पता है? इस पूरे को रीड करोगे आप टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैं वापस बोल रहा हूँ, इस पूरे को रीड करते हैं टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। समझ में आया? और खाली डेल्टा लिखा है तो उसको पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस को भी वो बहुत बार पूछते हैं, इतना ध्यान रखना। इस एनर्जी की वैल्यू अगेन अगेन ये सिर्फ नोटेशन है, जैसे IUPAC होता है, तो कोई पूछना मतलब ये क्या होता है, कोई पूछने नहीं वाला। आपको पूछेंगे कि ये डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ध्यान रखना इसकी वैल्यू होती है 10 DQ के बराबर। यहाँ पर DQ क्या है, इवन मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, मुझे तो कभी पता नहीं चला। तो कुछ पूछेंगे भी नहीं आपको DQ का कोई फुल फॉर्म, आपसे इतना याद रखो कि डेल्टा की वैल्यू होती है 10 DQ के बराबर, 10 DQ के बराबर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेरी सेंटर से लेके, जब कभी भी याद रखना, बेरी सेंटर से लेके जब कभी भी T2G का आपको पूछे कि कितनी एनर्जी लेके T2G ऊपर या नीचे जाता है, ऊपर हो या नीचे, कभी आपको पता है ऑक्टाहेड्रल के केस में नीचे जाने वाला है, यहाँ ऊपर आया तो पूछेंगे कि कितनी एनर्जी लेके ऊपर या नीचे जाता है। तो हमेशा याद रखना टेट्राहेड्रल हमेशा किसके लिए होता है, 4 के लिए कि 6 के लिए? 4। है ना, 4 के लिए। तो इतना याद रखना है कि कितनी एनर्जी लेके ऊपर जाता है, ये एनर्जी यहाँ पर 0.4 डेल्टा टी एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जी होगी डेल्टा टी जितनी भी एनर्जी होगी उसका 0.4 हिस्सा हमेशा T2G के साथ चला जाता है, ऊपर जाता है तो भी, नीचे जाता है तो भी। ठीक है, तो इसकी वो लोग वैल्यू पूछेंगे कितने के बराबर होगा, ये 4 DQ के बराबर, इज इक्वल टू 4 DQ। इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट बनाया, अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा जो है मैंने देखो शॉर्ट बनाया, कम बनाया इसको, क्यों? क्योंकि ये 4 के साथ है, ये 4 के साथ है। ठीक है, जबकि इस हिस्से को मैंने बड़ा बनाया क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल, आप ऐसा याद रखो खाली कि अगर वो 0.6 है तो ये कितना होगा, वो 0.4 है तो ये कितना होगा, 0.6 डेल्टा टी के बराबर होता है, 0.6 डेल्टा टी के बराबर। ये इतनी एनर्जी के साथ नीचे जाने वाला है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये इतनी एनर्जी अपनी कम कर देगा, बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि नीचे गया है, ये अपनी एनर्जी घटा देगा। कितने से घटाने वाला है वो मैंने आपको बताया, ये कितनी से एनर्जी घटेगी, 0.6 है। तो क्योंकि घटने वाली है इसलिए आगे नोटेशन माइनस लगता है। और इसकी वैल्यू अगर आपको पूछा तो कितनी होगी, 6 DQ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेट्राहेड्रल कितनी एनर्जी लेके ऊपर जाएगा, 0.4 जितनी भी टोटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी, फॉर एग्जांपल 250 है तो 250 का 0.4 हिस्सा जो है वो यानी 40% लेकर ऊपर चला जाएगा, और 250 का ही 0.6% यानी 60% से एनर्जी कम कर कर कौन जाएगा नीचे, EG। इतना समझा मैंने क्या बोला ये सब? सर DQ क्या है? वही मैं बोल रहा हूँ, DQ कोई पूछेगा नहीं। मैंने खुद ने अपने टाइम पे ना बहुत सर फोड़े इसको लेके कि DQ क्या है, DQ क्या होता है, क्या कभी कोई नहीं पूछने वाला है, तो कुछ मतलब नहीं है। रियल सेंस यही है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, कोई आपको नहीं पूछने वाला है। फिर भी अगर आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो मेरे हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। मुझे तो नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा ही नहीं आपको कि DQ क्या है। ओके, सर मतलब अननेसेसरली। समझे ऐसा? हाँ वही वही बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है आप लग रहा होगा कि क्या कुछ तो यूनिट होता होगा या कुछ तो है, बट मेरी वही बोल रहा हूँ कि कोई पूछने वाला नहीं है और कुछ काम का भी नहीं है। वो सिर्फ इतना ही पूछते हैं, 4 DQ 10 DQ, कोई फुल फॉर्म पूछता ही नहीं है DQ क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई मतलब ही नहीं है उसको डेप्थ में जाकर। समझा? ओके। हाँ
सर ये तो वैल्यू पूछेंगे फिक्स है। ये वैल्यू फिक्स है, यस ये वैल्यू फिक्स है, जितना भी टोटल होगा ना, बट ये डेल्टा टी जो है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये डेल्टा टी की वैल्यू जितनी भी होगी उसका 0.4, उसका 0.4, इसलिए मैंने डेल्टा 0.4 डेल्टा टी लिखा है। ये वैल्यू चेंज होती रहती है डेल्टा टी, तो इस हिसाब से 0.4 की वैल्यू चेंज होती रहेगी ना फिर, बट वो 0.4 उसके साथ ही रहेगा। समझो ये डेल्टा टी 300 है तो उसका 40%, समझो 350 है तो उसका 40%, तो वेरिएबल ही है ना, सेम कहाँ है। समझा क्या मैंने क्या बोला? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है ना? हाँ। यस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड है। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड है तो इसके बाद अगला पढ़ना है हमें ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। इसके बाद हमें पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। उसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि उसके अंदर क्या होने वाला है। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर इसका रिवर्स होने वाला है, मतलब उसमें ऊपर कौन जाएगा? EG. जी तो उसका डायग्राम आप लोग इमेजिन कर सकते हो मेरे बनाने से पहले? हाँ थोड़ा सर। बहुत सोच, थोड़ा बहुत मुझे ओवरली उसके बारे में बताओ। सर उसके अंदर आपको पता है कि ईजी ऊपर जाने वाला है, राइट? तो ईजी ऊपर जाएगा तो मुझे बताओ कितनी एनर्जी लेके ऊपर जाएगा? +6 DQ. प्लस हाँ 0.6। हाँ, अगेन मैंने आपको बोला है ना, ईजी के साथ एनर्जी फिक्स है। ईजी के साथ एनर्जी कितनी रहेगी? 0.6, तो वो 0.6 के साथ ऊपर जाएगा, 0.6 के साथ ऊपर जाएगा। बस इतना ही है कि उसमें प्लस रहने वाला है इस बार, क्योंकि वो इस बार एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो बढ़ रही है तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। डिक्रीज होते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, इतना ही डिफरेंस है। इतना समझ में आया? और नीचे कौन जाने वाला है? T2G। नीचे कौन जाने वाला है? तो वो कितने के साथ जाएगा? -0. 0.4। -0.4। हाँ, -0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, इधर डेल्टा टी लिखा है ना, वहां डेल्टा ओ लिखते हैं। ओ क्या इंडिकेट करता है? ऑक्टाहेड्रल। एकदम सिंपल, वो इंडिकेट करता है ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया? मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो अब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने खुद ने ही पूरा बता दिया, समझा? हाँ सर। हाँ। इतना क्लियर है, मतलब इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ, आप खुद अपने से इमेजिनरी खुद से पहले से थोड़ा सा ट्राई करके देखो, ड्रॉ करके देखो। तो मैं कुछ फिर आप अपना चेक करना कि मैंने जो बनाया वैसा ही है क्या। तो देखो, आपने सोच लिया होगा वैसे तो थोड़ा बहुत, अभी ड्रॉ करने मत बैठो खाली, सिर्फ आप इतना बता देना कि मैंने जो ड्रॉ किया आपने कुछ वैसे ही सोचा था क्या। तो देखो, सबसे पहले यार ये पेंसिल क्या थोड़ी थोड़ी देर में बैटरी चली जाती है। ठीक है, 2 मिनट रुको, अभी ये बैटरी को साथ दो, उसके बाद मैं आपको और क्या बताता हूँ। हाँ, फिर इसके अंदर आपको खाली है ना इतना ध्यान देना, ये जो मैंने अभी बताया ना कि T2G और EG के बीच में गैप होता है एनर्जी का, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कभी कभी पूछते हैं ना कि कलर ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू, तो हमेशा वो ज्यादातर पूछते हैं कि कलर, बी ब्लॉक्स में वो पूछते हैं कि कलर जो होता है वो किस वजह से होता है? डीडी ट्रांजिशन की वजह से। यही डीडी ट्रांजिशन का मतलब T2G EG में शिफ्ट होना है, इलेक्ट्रॉन का EG से T2G में शिफ्ट होना। और अगर नीचे T2G है तो T2G से EG में जाना, और अगर नीचे EG है तो EG से T2G में जाना। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का जंप करना, EG से T2G, T2G से EG, उसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो याद रखना, वन ऑफ द रीजन ऑफ कलर इज डी ट्रांजिशन। ये मेन रीजन होता है, मेन रीजन होता है। इसके अलावा चार्ज ट्रांसफर भी होता है, आपको पता ही होगा। चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर किसके अंदर होता है? एक तो KMnO4 के अंदर होता है, एक K2Cr2O7 के अंदर होता है, और भी कंपाउंड्स है। अगर आप डी ब्लॉक पढ़ोगे तो पता चलेगा, DNF ब्लॉक चैप्टर पढ़ाऊंगा, DNF ब्लॉक को थोड़ा सा रीड करोगे तो समझ में आएगा, उसमें लिखा है कि कलर किस किस वजह से होता है। ठीक है, सर ऐसे सारे कंपाउंड्स का कलर हमें पता चलेगा उसमें? कलर नहीं पता करना है, खाली आपको उसके रीजंस पता होना। आपको कलर थोड़ी पूछेंगे वो कि येलो ऑरेंज कलर है, येलो कलर है। आपको हाँ ये पूछेंगे कि कौन से कंपाउंड के अंदर कलर डी ट्रांजिशन की वजह से, कौन से के अंदर चार्ज ट्रांसफर की वजह से। चार्ज ट्रांसफर वाला ज्यादा पूछते हैं, तो ये क्लियर कट एनसीईआरटी के अंदर DNF ब्लॉक चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ इन इन सब्सटेंसेस के अंदर कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। वो आपको याद करना है, ढूंढना और मुझे बताना। मैं पूछूंगा भी अगले क्लास में कि आपका होमवर्क होमवर्क समझो और मुझे बताना कि आपने अगर देखा होगा तो मुझे बताना कि किसके अंदर डी ट्रांजिशन की वजह से कलर, चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर है। ठीक है, हाँ मुझे सर। चाहिए हाँ करके, एटलीस्ट जो लोग ध्यान देते हैं उनका काम का है। देखो मैं वैसे भी सब पे ध्यान, फिर बाद में नहीं बोलना, मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कल ईस्ट के क्लास में,
तो मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, बाद में मेरे को आके मत कंप्लेन करना कि सर, या बाकी इधर उधर मत बोलना कि सर ने पार्शियलिटी किया है। मैं पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं, अब टाइम नहीं है हमारे पास। जो अच्छा अप्रोच दिखाने वाला है ना, जो मुझे आके बार बार पूछेंगे सर मैंने इतना किया है, आप मुझे आगे का बताइए, मैं आगे का उनको बताऊंगा। अगर वो क्लास में नहीं बताना चाहता ना, वो मुझे आके पर्सनली भी बोल सकता है, सर मैंने इतना किया है, सर मुझे आगे का बताइए। पूरा बैच एज अ होल नहीं कर रहा है तो हो सकता है मैं सबको नहीं बोलूं। तो अगर आप खुद से भी कर रहे हो ना, तो भी आके मुझे बताइए कि सर मेरा इतना हो गया, सर आप मुझे आगे का टारगेट दीजिए, मैं दूंगा केमिस्ट्री में आगे क्या करना है। बट भाई लोग पढ़ोगे तब ना, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर सकता, मैं ये पहले ही बोल रहा हूँ। अगर पूरा बैच नहीं कर रहा है ना, मुझे जो अब यहाँ से जो अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने वाले, मैं उनके साथ फुल सपोर्ट में हूँ। तो ये मैं अभी भी वापस बोल रहा हूँ, मैं उनकी मेहनत करने, अब यहाँ से मैं उनका साथ देने वाला हूँ, जो दिखाएंगे कि हाँ मैंने कर दिया इतना काम। जैसे मैंने आईयूपीएससी का होमवर्क दिया था, वो होमवर्क पता नहीं कितने लोगों ने किया है। तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, मैं कुछ शायद अभी मैं अगले, आज क्या डे है, आज डे है ट्यूसडे, मैं लास्ट टाइम दे रहा हूँ सिर्फ, शायद ज्यादा से ज्यादा मैं ये सैटरडे तक पूछ सकता हूँ। ये सैटरडे तक जिनका भी ये टारगेट कंप्लीट हो गया है, और जो लोग भी मेरे पास आके बोलेंगे सर मैंने इतना खत्म कर दिया, तो ही मैं उनको आगे बताने वाला हूँ। बाकी लोग भाई फिल्टर आउट है यहाँ से। मैं फिर बोलना नहीं कि सर हम लोग को, आप तो इनको बता रहे हो, ये बैच को बता रहे हो, कुछ नहीं ऐसा करने वाला हूँ मैं। जो लोग करेंगे उनको बताने वाला हूँ, नहीं करेंगे उनका कुछ नहीं कर सकता भाई। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? क्या हुआ भाई, गायब हो गए क्या? यस सर। यस सर। हाँ तो बस, अब यहाँ से आपका हाथ में है, आप क्या कर रहे हो। चलो अभी टेट्राहेड्रल का बना के ऑक्टाहेड्रल का बनाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल फटाफट ड्रॉ करते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड कुछ ऐसा होगा, आपके फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड कुछ इस तरह से होगा, आपने सोच लिया होगा थोड़ा सा। ये अगेन पहले डीजनरेट ऑर्बिटल, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल, फिर उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है जब लिगैंड्स उनको अप्रोच करना स्टार्ट करता है, उनकी रेंज में आता है। और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर लिगैंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन। बताओ लिगैंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन कैसे? Axial. है ना, अलोंग द एक्सिस, एक्सियल नहीं, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है ना। यस अलोंग द हाँ एक्सिस अप्रोच, हाँ अलोंग द एक्सिस हाँ अप्रोच करने की वजह से किसकी एनर्जी बढ़ जाएगी इस बार? इजी सेट। जी सर। इजी, ऐसे इजी डायरेक्ट नहीं बोलने का, किसकी बढ़ेगी? किसकी बढ़ने वाली है? एक्सियल ऑर्बिटल्स की, एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, और एक्सियल ऑर्बिटल के अंदर 2 सेट होते हैं, तो ईजी सेट की एनर्जी बढ़ जाएगी यहाँ पर, ईजी सेट। ठीक है, और किसकी कम होने वाली है? T2G। तो ये हो गया T2G सेट जो कि नीचे है, तो ये हो गया T2G सेट। आपको पता ही है T2G के साथ एनर्जी कम होती है, इसलिए मैंने देखो अनइक्वल डायग्राम बनाया है। आप ऊपर देखोगे तो ज्यादा एनर्जी है, आपको पता ही है। ये कितनी होने वाली है? 0.6 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, आपको ये भी पता है ये एनर्जी कितने होने वाली है? ये होने वाली है minus -0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, आपको ये भी पता है कि ये टोटल कितना है, तो ये टोटल जो है ये डेल्टा ओ के बराबर है, जिसको हम पढ़ेंगे कैसे? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, दोनों एक ही चीज है। समझ में आ गया इतना? हाँ सर आई होप इट इज यस क्लियर। एकदम सर। सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, और इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो। अब ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक ये है, आपको पता है टेट्राहेड्रल स्टार्ट्स विद टी, तो उसके अंदर T2G की एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसमें T2G ऊपर है, Eg नीचे है। तो बस इसका रिवर्स किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के अंदर Eg ऊपर, T2G नीचे। ये ट्रिक है, बट मैंने आपको कंसेप्ट के साथ भी बताया। क्लियर? हाँ सर ठीक है, ओके। अगर आपको अभी समझ में आ गया है तो बस अभी हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब आप बोलोगे ना, आपको बीबीटी में डायरेक्ट मैंने बोल दिया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड, तो ये सब आया कहां से? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड, ये कहां से आया? मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये क्या किया गया उन्होंने, उन्होंने क्या किया? सेंट्रल मेटल आयन को लिया, सेंट्रल मेटल आयन, और सेंट्रल मेटल आयन से, सेंट्रल मेटल आयन के बाजू में किसको लाया? लिगैंड को। हर एक अलग अलग लिगैंड को अप्रोच करके देखा उन्होंने। जब लिगैंड को अप्रोच कराया तब उन्होंने क्या किया? ये स्प्लिटिंग नोटिस की है, ये स्प्लिटिंग नोटिस की। स्प्लिटिंग कितनी हो रही है? अगर किसी लिगैंड की वजह से, अगर किसी लिगैंड को लाया और स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और समझो कि लिगैंड को लाया गया, लिगैंड को सेंट्रल मेटल आयन से अप्रोच करवाया गया, और देखा कि उन्होंने स्प्लिटिंग बहुत कम हो रही है, स्प्लिटिंग बहुत ही कम हो रही है, ऐसे लिगैंड को उन्होंने नाम दे दिया वीक फील्ड लिगैंड। तो उन्होंने हर एक लिगैंड को लाकर अप्रोच करवा कर देखा। ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से होता है। डिवाइस यूज किया जाता है जिसको
स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। कैसे करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज है वो, जो सीरीज बनाई गई है। तो उन्होंने हर एक लिगैंड को ऐसे सेंटर मेटल आयन से अप्रोच करवा के देखा, और उन्होंने हर एक लिगैंड का नोटिस किया कि इसमें कितना स्प्लिट हो रहा है, और उस हिसाब से वो पूरी सीरीज बना दी। जिसमें सबसे ज्यादा आ रहा था उसको पहले रखा, जिसमें उससे थोड़ी कम आ रही तो उसको सेकंड, फिर और कम तो उसको थर्ड, ऐसे करते 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 पूरा सीरीज बनाया, और जिसमें सबसे कम हो रहा था उसको सबसे लास्ट में रख दिया। समझ में आया क्या? सर आप जो ये हाँ सर। स्प्लिटिंग वो किसके रिस्पेक्ट में है? क्या क्या? सर ये जो आप स्प्लिटिंग बोल रहे हो ना, ज्यादा स्प्लिटिंग कम स्प्लिटिंग, ये ये किस पूरा हिसाब से? ये इस ना, ये जो स्प्लिट हो रहा है, ये जो डेल्टा ओ की वैल्यू है, ये जो डेल्टा की वैल्यू है वो देख रहे थे वो डेल्टा क्रिस्टल फील्ड। जब भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि किसी की वैल्यू 300, किसी की वैल्यू 350, किसी का 400, तो सबकी हाँ अलग सर। अलग होगी क्रिस्टल फील्ड। समझा? मतलब तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो नीचे रहेगा वैसा। हाँ, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको वीक फील्ड लिगेंड रख दिया, जिसको एकदम, तो उस हिसाब से उन्होंने वो पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक पूरी सीरीज बनाई है। और वो सीरीज आपको याद करके जाना है, कुछ भी आ सकता है उसमें से, जिसमें से मैंने आपको सिर्फ 4 याद करवाए, COCN, EN, अमोनिया। इतना क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो इस हिसाब से वो सारे लिगेंड्स को नाम दिया गया है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो आपको इधर से इतना समझ में आ जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ये होता है जिसके अंदर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, जिसके अंदर डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है। समझ में आया? हाँ ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मुझे कहाँ गया पेज? उसके पहले जो मैंने बनाया था, अनटाइटल्ड अनटाइटल्ड, ये क्या है? हाँ, ये देखो, चलो ये इसी से पढ़ लेते हैं, वही बोल रहा हूँ, तो मिल गया ये। इधर देखो, हाँ देखो इधर क्या लिखा है। अब ये केस समझो, मैं जो यहाँ पे पहले से लिख के रखा है। देखो केस 1 है, आपको है ना एक पेज लेना है, एक क्या 4 पेज। ठीक है, हर एक पेज पे आपको ये केसेस, मुझे है ना होमवर्क के तौर पे ये केसेस करके चाहिए। मैं आपको केसेस एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से केसेस सुनना। पहला केस है, केस 1। केस 1 में मैंने लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए जो एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को पेयर होने से रिलेटेड जो एनर्जी है, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। इतना समझ में आया? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। और इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए मतलब ये यहां से समझो, इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में शिफ्ट होना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को T2G से EG में शिफ्ट होना है, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए? इन दोनों के बीच में जितना गैप है, इन दोनों के बीच में जितना गैप है उतनी एनर्जी चाहिए ना। हाँ। तो इन दोनों के बीच में गैप है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन को लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल से हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। बट अगर समझो इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं जाना है, यहीं नीचे पेयर होना है, यहीं नीचे ही पेयर होना है, ऊपर नहीं जाना है, तो नीचे ही पेयर होने के लिए जो एनर्जी चाहिए या उससे रिलेटेड जो एनर्जी है, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। हाँ दैट इज कब नोन कर एज, दो। समझ में आया? बंद रखो, ये म्यूट करो, म्यूट। म्यूट करो। मैंने अनम्यूट इसलिए नहीं किया है। कहाँ गया भाई? ठीक है, हाँ सर। समझा? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई, कहाँ कुछ रिप्लाई तो दो। यस सर। आवाज आ रही है? तो फिर से नेटवर्क ब्रेक हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जो समझाया वो समझ में आया? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। जबकि इलेक्ट्रॉन को अगर नीचे ही रहना है तो उसको पेयर करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने से रिलेटेड जो एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। सर वापस एक बार ठीक बताओ है, ना। अभी थोड़ा सा इसको लेकर समझ में तब आएगा जब अभी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। डोंट वरी, अभी समझेगा। देखो फॉर एग्जांपल इस केस को ले लो, आप ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड को ले लो।
ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ले लो। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर मैंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो उसको एनर्जी किसके बराबर चाहिए, CFSE के बराबर, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी उसके पास होगी तो ही वो ऊपर जा पाएगा। पर अगर समझो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को यहीं पे पैड होना पड़ेगा, नीचे ही पैड होना पड़ेगा। अब आप समझ नहीं रहे हो कि पैडिंग क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर D1 जो होगा मतलब पहला इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन किधर जाने वाला है, हमेशा इतना तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा ही है हमने कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हमेशा फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी होती है। पहले हम लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। तो बताओ इस केस में ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर लो एनर्जी किसकी है, T2G। तो इसलिए सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किधर से भरना चालू करेंगे, T2G में। तो D1 जिस भी एटम की, जिस भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी D1, जिसके अंदर भी D1 होगा, तो उसके अंदर सबसे पहले आप T2G में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। और T2G में इलेक्ट्रॉन फिल किया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, T2G1 Eg0। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब समझो आप D2, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर D2 आ रहा है, तो बताओ अगला इलेक्ट्रॉन किधर भरोगे, वो भी इधर ही, क्योंकि हम अगेंस्ट, यहाँ पे कुछ अगेंस्ट हंड्स रूल वगैरह नहीं है, सीधा सीधा हंड्स रूल के हिसाब से। तो अगर आपको मैं बोलूं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे ना, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। हाँ सर। सब ठीक है। हाँ तो सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ फिल किया, तो बताओ अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G2 Eg0। परफेक्ट है ना, T2G2 Eg0 है ना। सिमिलरली D3, जब D3 आ जाएगा, D3 तो अभी भी इलेक्ट्रॉन, अभी भी इधर जगह है, तो D3 यहाँ फिल होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G3 Eg0। बट प्रॉब्लम आएगी जब D4 आएगा। अब D4 में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या वो इलेक्ट्रॉन यहीं नीचे पेड होना पसंद करेगा। या तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना, मैं दो पॉसिबिलिटी को अलग अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ध्यान दो। पहले पॉसिबिलिटी है, समझो ऊपर गया तो ऊपर यहाँ होगा, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। या फिर वो इलेक्ट्रॉन किधर आना पसंद करेगा, नीचे यहीं रहेगा, यहाँ आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर जाएगा या नीचे, ये दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, किस केस में, D4 के केस में, D4 के केस में। ठीक है, कितना समझ में आया? तो अब कैसे पता चलेगा कि, वही मैं बोल रहा था, या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या इलेक्ट्रॉन यहीं पैड हो जाएगा। तो देखो आप देख रहे हो, ये समझो मैंने इसको फर्स्ट केस दिया है, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, बट इलेक्ट्रॉन ऊपर तब जाएगा जब उसके पास एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, CFSE। CFSE के बराबर, है ना। अगर उसके पास एनर्जी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी एनर्जी है तो वो ऊपर जा पाएगा ना, है ना। अगर उसके पास उतनी एनर्जी है ही नहीं तो वो नीचे ही पैड हो जाएगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। और नीचे पैड होने से रिलेटेड जो एनर्जी है, दैट इज नोन एज स्पेरिंग एनर्जी, दैट इज नोन एज स्पेरिंग एनर्जी। कितना समझ में आना चाहिए, समझा क्या? हाँ। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब देखो, अब दो पॉसिबिलिटी, जो केस 1 है, केस 1 में मैंने हेडिंग्स क्या लिखे, ये सब हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो इसी तरह से आपको क्वेश्चन भी देंगे। हेडिंग है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि एक कोई तो कंपाउंड है या कोई तो लिगैंड हेलो है। सर। बोलो ना, बोलो बोलो। सर बस अभी नहीं है। बस नींद आ रही है, नींद आएगी तो कैसे चलेगा, आज का लेक्चर ही है मेरे पास, सिर्फ आज का लेक्चर है मेरे पास, या तो फिर सर से बात करना पड़ेगा। सर आपका लेक्चर 11 बजे तक है ना? 11 बजे तक तो है, तभी तो लोग पढ़ा दो आप। लेक्चर ठीक है 11 बजे तक, या जो भी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास लेक्चर यही है, 11 है या कितना भी है, लेक्चर यही है, इसके बाद और हमारे पास आप टाइम अभी नहीं है। अभी जो पढ़ा रहे हो वो टेस्ट में डालने वाले हो? नहीं नहीं, वो टेस्ट में नहीं आने वाला है। पर टेस्ट में नहीं आएगा इसका मतलब थोड़ी है कि पढ़ोगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। नहीं सर अभी पढ़ा बस सर, अभी और 10 मिनट पढ़ा के बंद कर दो प्लीज सर। अरे बंद कर दूंगा तो आगे का कैसे पढ़े, आगे कब कब पढ़ेंगे फिर? नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर मेरे को सर से बात करने दो, फिर सर को बोलता हूँ, सर स्टूडेंट अभी थक गए बोल रहे हैं, तो क्या करना है, मेरे को सर सर अभी लेक्चर तो पढ़ा देंगे। ये वाला पार्ट। क्या हो गया? सर आप ये वाला पार्ट खत्म कर दो, उसके बाद आप बात कर लेना। हाँ, एटलीस्ट क्रिस्टल फील्ड तो खत्म करना ही पड़ेगा, इसको बीच में छोड़ के मैं क्या वापस नया चलो, वापस शुरुआत से स्टार्ट हाँ करना हाँ पड़ता है फिर वो सर ये लिंक। खत्म करने के बाद ही। ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ, ठीक है। हाँ सर थैंक यू सर। और हाँ, और आप लोग तो बोलते थे ना कि रात को हम 12 बजे पढ़ेंगे, 2 बजे तक पढ़ेंगे, लो सो रहे हो अभी तो, अरे और सर दो आज बजे तक सुबह पढ़ोगे, से बहुत हार्ड एंड फास्ट गया दिन, तो फिर बहुत थक गए। पर थक गए। अच्छा, ठीक है, चलेगा चलेगा, देखते हैं, मैं बात करता हूँ सर से।
अगर सर मुझे और एक लेक्चर देंगे तो ठीक है, वरना फिर आपका वापस कोऑर्डिनेशन अटक के रह जाएगा। हाँ सर ठीक है। हाँ बोलो, किसी को और कुछ बोलना है? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। हाँ बोलो बोलो ये बोलो, वाला जल्दी पार्ट बोलो। खत्म कर दो। हाँ ये वाला पार्ट खत्म कर देते, एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो हो जान दो। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या केस क्या डाला है। देखो पहला केस मैंने क्या लिया है, मैंने केस ये लिया है कि उसके अंदर ऐसा लिखा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से। मतलब वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा कंपाउंड आपके सामने है, या एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर स्प्लिटिंग ज्यादा है, स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, देखो दो पॉसिबिलिटी उन्होंने बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉन को जम करना है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है। ये जो केस दिया है मैंने, इस केस के अंदर मैंने लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ जाना है तो उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। ऐसा कब होता है आप ही सोचो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कि वीक फील्ड लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सोचो ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि स्प्लिटिंग जो होती है, अगर लिगैंड स्ट्रांग हुआ तो स्प्लिट ज्यादा होगा। स्प्लिट मतलब उसके बीच में जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है। अभी तो जस्ट बोला था मैंने कि अगर लिगैंड स्ट्रांग हुआ तो स्प्लिट बहुत ज्यादा होगा। ये जो स्प्लिटिंग होने वाली है, ये स्प्लिटिंग की एनर्जी ज्यादा होगी, बोला था ना। हाँ सर। तो वो या तो वो ऐसा लिख के देंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। इसी का दूसरा मतलब होता है कि वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि लिगैंड स्ट्रांग है, लिगैंड स्ट्रांग है, तो लिगैंड स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, ये उसका दूसरा मतलब हुआ। तीसरा मतलब उसका होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या हुआ तो आपको समझना है। देखो इस केस के अंदर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, वो आप मुझे बताओ चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे ही रहेगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कि नीचे ही रहेगा। अभी आप समझिए, मेरे ख्याल से आपको अभी भी समझ नहीं आया। देखो यही है जो ये केस वन के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है। तो अभी मैंने ऊपर बोला ना जाएगा कि सर। क्रिस्टल फील्ड नहीं सर नहीं, ध्यान से ऊपर सुनो, जाएगा। क्रिस्टल नहीं जाएगा ऊपर, यहाँ ध्यान दो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नीचे ज्यादा है, इसका रहेगा। क्या मतलब है आप समझो पहले। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब ज्यादा होने का मतलब क्या पता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ज्यादा होने का मतलब यह है कि जो स्प्लिट है, स्प्लिट स्प्लिट उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि समझो हाइपोथेटिकली यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो 450 है, 450 है, और पेयरिंग एनर्जी जो है ना 300 है। तो आप मुझे बताओ जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो 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 कहाँ जाना पसंद करेगा? अगर मैं आपको कोई काम दूं और दोनों काम से, दोनों चीजों से उतना ही काम हो रहा है, बट मैं बोलूं कि एक के अंदर आपकी ज्यादा एनर्जी खर्च होने वाली है और एक के अंदर आपकी कम एनर्जी खर्च होने वाली है, तो आप कौन सा काम करोगे? कम कम वाला। वाला। कम वाला। तो कहाँ कम लग रहा है, किस में, कौन से, कहाँ पे कम लग रहा है? इलेक्ट्रॉन P2G को पे। पेयर होने में कम एनर्जी है या ऊपर जाने में? पेयरिंग। हाँ। पेयरिंग। पेयरिंग। है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होना पसंद करेगा, तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा। समझ में पर आया? सर कंडीशन तो ग्रेटर देन था ना पेयरिंग एनर्जी से। हाँ क्या हुआ? सर लेकिन कंडीशन तो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी से था ना, तो ऊपर जाना हाँ चाहिए ना तो वही मैं इलेक्ट्रॉन। आपको बोल रहा हूँ, नहीं नहीं आप समझे नहीं। वो जो मैंने केस बताया था ना, वो मैंने बोला था वो कब होगा कि सेंट्रल मेटल आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल आयन की एनर्जी जो होती है, सेंट्रल मेटल आयन के पास जो एनर्जी होगी, क्या वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा है? जो मैंने केस समझाया था ना, वो वैसे समझाया था कि सेंट्रल मेटल आयन के पास, सेंट्रल मेटल आयन के पास जो एनर्जी है, क्या वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा है क्या? आप केस में कंफ्यूज हो रहे हो, मैं वापस समझाता हूँ, या तो वो पहले वाला भूल जाओ। इतना समझो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो स्प्लिट हो रहा है वहां पर एनर्जी ज्यादा है और पेयर होने के लिए एनर्जी कम लग रही है। दो केस है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन, उसको एक काम ये है कि या तो वो ऊपर जाना पसंद करेगा, या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा, बट कहाँ एनर्जी ज्यादा लग रही है उसको? ऊपर जाने में। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, जबकि पेयरिंग एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली क्या सिलेक्ट करेगा? वो पाथ जो जिसमें एनर्जी कम लगती है, हाँ सर। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है हमेशा, एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन वो वाला पाथ सिलेक्ट करने वाला है जिसमें एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम कहाँ लग रही है? पेयर होने में। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा यहाँ पर? पेयर कर जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा इसको। समझा? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, इसके पहले जो केस बताया था वो फिलहाल के लिए भूल जाओ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इतना समझो कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक में एनर्जी ज्यादा लग रही है, एक में कम लग रही है, तो ऑब्वियसली वो रास्ता सिलेक्ट करेगा जहाँ एनर्जी कम होती है।
तो एनर्जी कम कहाँ लग रही है? कौन सी एनर्जी कम है? पेयरिंग एनर्जी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा। और नीचे जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है कि कम है? कम है। कम है। कम है, इसीलिए उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज एनर्जी लो है। इतना समझा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेड हुआ कि वो पेड नहीं हुआ? होगा सर। पैर हुआ। अब देखो दो पॉसिबिलिटी थी, अगर या तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही पैड होता या इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता तो वो पैड होता क्या? नहीं। नहीं। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पिन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पैड ही नहीं हुए। बट इस वाले केस में जो अभी मैंने अभी बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन पैड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हाँ सर हुआ। हुआ। तो इसीलिए उसको बोलते हैं स्पिन पैड कॉम्प्लेक्सेस। उनको स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो चार तरीके हैं, चारों का मतलब एक ही है। एग्जाम में बोलो, आपको कोई भी बोल सकते हैं इसमें से। वो आपको बोलेंगे कि इन केस ऑफ स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स, या फिर बोलेंगे इन केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर बोलेंगे इन केस व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन, या फिर आपको बोलेंगे इन केस इफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। चारों के चारों का मतलब एक ही है। तो वो आपको पूछेंगे व्हाट विल बी द कॉन्फिगरेशन अगर कोई एलिमेंट, व्हाट विल बी द कॉन्फिगरेशन अगर कोई एलिमेंट जो है उसके अंदर क्या आ रहा है? D4 आ रहा है, D4। तो बताओ D4 है तो क्या कॉन्फिगरेशन आई? T2 G4 EG0। T2G4 परफेक्ट है ना? T2G4 EG0। हाँ सर। समझा? हाँ समझ में सर। हाँ आया? सर। क्या समझा है? चलो अगर आपको समझा है तो मुझे बताओ 5 के लिए क्या करूं? 5 सर वो भी पैर हो जाएगा। अभी भी वो भी पैड ही होने वाला है। पहले अभी यहाँ पे चल रहा है तो पहले पूरी पैरिंग ही होगी। हाँ सर। हाँ। तो कॉन्फिगरेशन बोलो। T2 G5 EG0। परफेक्ट। 6 के लिए क्या? 6 के लिए क्या होगा? 6 T2 G6 EG0। परफेक्ट। अभी सातवां इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली अभी नीचे जगह ही नहीं, तो ऊपर ही जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। तो 7 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? T2 G6 EG1। परफेक्ट है ना? T2G6 EG1। और मुझे बताओ 8 के लिए क्या होगा? T2 G6 EG2। ऐसा करके D10 तक भरना है। भर लोगे? ये पेपर बना के ये पूरा भरना है, भर दोगे? हाँ सर। हाँ। अच्छा ये केस किसके लिए था? ये केस था किसके लिए? देखो आप, ये केस कब है? जब ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? तो आपको जो समझ, CSST है हाँ बोलो वो ना। पूरा हाँ जो सेपरेशन के बीच का पूरा है ना एनर्जी। हाँ। अभी देखो एक मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ। एक रिसेंट एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो कौन सी एंट्रेंस एग्जाम में, बट किसी तो एंट्रेंस एग्जाम में आया था। तो ध्यान से सुनो क्या पूछा था। उन्होंने पूछा K4, यही फेमस कंपाउंड है, बार बार इसी को पूछते रहते हैं। K4 FeCN6 है। बताओ इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? यही T2G और EG के फॉर्मेट में। तो क्या करोगे एग्जाम में? चलो पहले आप ट्रायल देके देखो, फिर मैं बताता हूँ। ट्राई करो आप पहले। क्वेश्चन ऐसा ही था, K4 FeCN6 के अंदर T2G और EG की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो सेंट्रल मेटल को देखेंगे। हाँ जो भी है, आप जो भी कर रहे हो मुझे फाइनल आंसर चैट बॉक्स में दो कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, EG में कितने इलेक्ट्रॉन। आप ट्रायल दो, फिर मैं तो कराने ही वाला हूँ। पहले एक ट्राई तो दो और बोलो मत, डायरेक्ट मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। देखते कितने लोग को समझा है। अगर समझा होगा तो वो डेफिनेटली आंसर दे देंगे। ओके, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। चलो ट्राई करके देखते हैं जिन्होंने भी आंसर दिया है। प्रिंस प्रजापति, प्रिंस आपने आंसर वाकई निकाला है? यस सर। ओके ओके, क्योंकि एक बार आपने अक्षय कुमार का फोटो भेजा था यार, शायद आप ही थे। यस सर। वाकई आपको ये आंसर आया ना? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है यार। चलो तो इसको क्या करना है आपको समझ गया होगा। इसमें पहले सबसे पहले देखना क्या रहता है, इसमें सबसे पहले देखने का लिगैंड कौन है। तो मुझे यहाँ से पता है कि CN है, तो CN कैसा लिगैंड है?
स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड। मुझे यहाँ से पता चल गया स्ट्रॉन्ग फील्ड है। फिर उसके बाद दूसरा मुझे देखना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। 6 से मुझे ये समझ में आ गया कि ये ऑक्टाहेड्रल का केस है। हाँ सर। ऑक्टाहेड्रल का केस है, मुझे ये भी समझ में आ गया ट्रिक से कि ईजी ऊपर होने वाला है, T2G नीचे होगा। हाँ सर। बराबर है, बराबर है। हाँ यस सर। सर। और मुझे यहाँ से ये समझ में आ गया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ऑब्वियसली क्या होगा। तो पहले नीचे का भरेगा। हाँ नहीं वो नहीं, कंडीशन क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू। ज्यादा हो गए। पेयरिंग यस एनर्जी। सर। पेयरिंग पैरिंग एनर्जी। तो सबसे पहले मैंने अभी मुझे अभी इसके अंदर चेक करने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है आयरन के अंदर। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन देखना चालू किया, मुझे पता है आयरन 26 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6। 6 4s2। बराबर है। फिर इसमें मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, जब मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो मुझे पता चला +2 है ना। हाँ सर। 3d6 4s0। जब इस हाँ तो 3d6 4s0, तो मुझे इतना समझ गया कि यहाँ पे से डी में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, बस ये मुझे सब समझ में आ गया कि मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले 1 2 और 3। अब बात आती है चौथा इलेक्ट्रॉन। चौथा इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाना पसंद करेगा, है ना। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी लगती है हाँ है ना। सर। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा रास्ता पसंद करेगा, कम एनर्जी वाला, और कम एनर्जी वाला रास्ता पसंद करेगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग सब लोग ने सही दिया, आंसर इज T2G6 EG0। बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये, समझा क्या। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए एग्जाम में। सिमिलरली मैं इस पे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो उसको ट्राई कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। ओके, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। समझो आपको क्वेश्चन आया कोबाल्ट NH3 6Cl3। चलो इसका आंसर दो इन द फॉर्मेट ऑफ T2G EG। यहाँ पर कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। हो गया ट्राई, बताऊं मैं कि टाइम चाहिए अभी भी। हो गया सर। ठीक है सर आप बताता हूँ। बताओ। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो, और जिनका हो गया है ना, ठीक है चलो मैं बता ही देता हूँ। आपको पता है कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे पहले देख लो ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। मैं अभी फटाफट बता रहा हूँ बिकॉज आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पता है। फिर मैं ये चेक करता हूँ ये लिगैंड कैसा है, मुझे पता चल गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पता चलते ही मुझे ये पता चल गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है, ये केस पता चल जाता है। ठीक है, फिर मैं ये देखा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल केस है। ऑक्टाहेड्रल केस है तो मुझे ये समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ EG है, नीचे की तरफ T2G है। मुझे इलेक्ट्रॉन कितने फिल करना है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। 27। 27। तो अगेन 27 इज 3d7 4s2, तो ये केस मेरे हिसाब से वापस एज इट इज 3d6 ही आएगा, है ना। हाँ सर। क्योंकि 27 है तो 3d7 4s2 है, बट +3 चार्ज है, +3 चार्ज है तो आप क्या करोगे, 2 S में से निकालोगे, 1 D में से निकालोगे ना, हाँ और D में से निकालोगे तो अगेन केस वापस वही है। तो आंसर इसका भी 3D T2G6 EG0 ही आएगा। तो इसमें कुछ चेंजेस आए ही नहीं। चलो ये कुछ अच्छा, फिर हमारा ये कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट हुआ, हमें कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना है। चलो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, चलो ये ट्राई करो। CO सर F6, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 3-, ये ट्राई करो। हाँ बोलो नितेश। सर इस ये ऑक्टाहेड्रल है तो फिर EG नीचे आएगा ना। EG कैसे नीचे आएगा, ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G टेट्राहेड्रल, मैंने क्या बताया था, टेट्राहेड्रल, T फॉर टेट्राहेड्रल, T फॉर T2G। टेट्राहेड्रल के अंदर T2G ऊपर EG नीचे। आप कंफ्यूज हो गए हो, ये देखो
ऑक्टाहेड्रल के अंदर Eg ऊपर T2G नीचे ना। हाँ नितेश कंफ्यूज हो गए। हाँ सर समझा। समझा समझा, कंफ्यूज मत, उल्टा मत कर देना एग्जाम में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चाहिए तो ट्रिक याद रखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चाहिए तो ट्रिक याद रखो। ट्रिक यही है कि टी फॉर टेट्राहेड्रल, टी फॉर T2G एंड T2G ऊपर होता है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। कंसेप्ट याद रखो बैक ऑफ द माइंड, अगर कोई इस पे थियोरेटिकल हाँ सर क्वेश्चन फ्रेम हो समझा। गया तो काम आएगा। बट आप इतना याद रखो कि ये ट्रिक भी काम आती है कि टी फॉर टेट्राहेड्रल, टी फॉर T2G, टेट्राहेड्रल के अंदर T2G ऊपर Eg नीचे, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर रिवर्स करना है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर Eg ऊपर T2G नीचे। समझा? हाँ सर। चलो ये वाला ट्राई करो, COF63 माइनस। हुआ क्या? क्या आंसर दिया भाई आप लोगों ने इसका? अरे यार, काफी लोगों ने आंसर दे दिया, अच्छी बात है। चलो देखते हैं इसका आंसर। हाँ, तो अभी वापस अगर ये आंसर आ गया, आपने राइट किया है, तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ गया। अगेन इसमें क्या देखना है, सबसे पहले देख लेते हैं इसका चार्ज कितना चार्ज है। चलो बताओ फटाफट, चार्ज बोलो। +3। +3 है ना, +3। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब कौन सा केस है ये? ऑक्टाहेड्रल। कौन ऊपर आएगा? Eg। हाँ, तो मैं Eg ऊपर T2G नीचे। चलो हो गया। उसके बाद इसके अंदर आपको पता ही है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D 7 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं मुझे? 3। तो क्या आएगा? 3d6 4s0। 3d6 बट इस बार आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लिगैंड है, इस बार जो लिगैंड मैंने लिया है वो स्ट्रॉन्ग है वीक है? वीक वीक फील्ड लिगैंड है। अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो इस बार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। इस बार ज्यादा कौन है? पेयरिंग पेयरिंग एनर्जी। एनर्जी। मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगेन मैंने क्या बोला, वो पाथ सिलेक्ट करना है जिसमें एनर्जी कम है। तो इस बार इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा? अपर शेल में। इस बार इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा। इस बार इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि इस बार एनर्जी कौन सी कम है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फील करोगे? 1 2 3, ऊपर 4 5 और फिर वापस नीचे 6। समझा? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G। Eg2। अगर आपने ये किया है तो आपने सही किया है। आई होप आपको, अगर आपको कंसेप्ट समझा होगा तो आपने शायद ये किया होगा। और अगर आपने ये आंसर सही निकाला है तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं घुमा फिरा के, मतलब आपको कंसेप्ट समझ गया। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। आपको पूछा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई हाँ स्पिन सर। कॉम्प्लेक्स, तो क्या बोलोगे? लो स्पिन। आइसक्रीम कप। नहीं, इस बार इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, इस बार इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया? हाँ सर। अरे इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ना, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे था कि ऊपर था? ऊपर। ऊपर भेजा। तो फिर क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, देयरफॉर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो क्या वो पेयर्ड हो पाया था स्टार्टिंग में? नहीं। इसलिए इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ में आ गया हो। तो आपको ये केस देखो, आधा अधूरा मैंने यहाँ लिख रखा है। तो ये आपको मैंने एक केस दिया,
सॉरी, आपको दूसरा केस भी ऐसे ही लिखना है। दूसरा केस आपको ऐसे लिखना है, केस 2। और केस 2 के अंदर वापस आपको हेडिंग डालनी है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। बिल्कुल इसका रिवर्स लिखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। उसके बाजू में क्या लिखोगे? वीक फील्ड लिगैंड। उसके बाजू में क्या लिखोगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसके बाजू में क्या लिखोगे? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। इन सब का मतलब एक ही होता है, एग्जाम में वो लोग कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मैंने तो आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स देके पूछा है ना। चलो मैं कॉम्प्लेक्स नहीं देके कुछ एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन लास्ट, एक और ट्राई करते हैं। समझो मैंने आपको बोला इन केस, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन केस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स what will be the configuration for D8? चलो बताओ। अगर इस बार उन्होंने कंपाउंड दिया नहीं, इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि उन्होंने केस दे दिया है कि इस बार हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो पूरा रिवर्स जाके सोचने का। हाई स्पिन है मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो फिर आपको केस समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा इनको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, हाई स्पिन तो बोल दिया बट ऑक्टाहेड्रल के टेट्राहेड्रल, तो समझो उन्होंने मेंशन किया यहाँ पर टेट्राहेड्रल। तो इन केस ऑफ हाई स्पिन tetrahedral complex, in case of high spin tetrahedral complex, what will be the configuration for D8? और प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आंसर Tg4 चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, चैट बॉक्स में बाकी लोग नहीं बन पाएंगे ना, इसलिए चैट बॉक्स। ठीक है चलो बताऊं मैं। यस सर। इसमें क्लू क्या? पहला सबसे पहले टेट्राहेड्रल देखने का, तो टेट्राहेड्रल मुझे पता है, टेट्राहेड्रल में ऊपर कौन? T2G ईजी नीचे, ईजी नीचे। अब फिर मुझे देखना है मेरे को भरना कितना है, D8 भरना है, मतलब मुझे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो मैंने पहले तो ईजी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? सिर्फ 2। तो मैंने एक भरा, दूसरा भरा। अब मेरे सामने यहाँ पर प्रॉब्लम आती है सीधा थर्ड इलेक्ट्रॉन पर ही। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन में मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को नीचे ही रखूं कि ऊपर भेजूं। तो मैंने खुद देखा था ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था। हाई स्पिन मैंने क्या बताया था? हाई स्पिन मतलब ऊपर जाएगा ना। हाँ ऊपर जाएगा। हाँ तो फिर इलेक्ट्रॉन तीसरा इधर आएगा, चौथा, पांचवा, छठवां, आठवां, छठवां, सातवां एंड आठवां, आई मीन 6, 7 एंड 8। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है। हमेशा याद रखना, भले ही ईजी नीचे था तो भी लिखते वक्त हम ऐसे ही लिखते हैं, T2G और फिर ईजी लिखते हैं। अब ईजी पहले कभी नहीं लिखते। तो T2G कितना है? 4। और Eg सर इसमें G4 ईजी का एनर्जी कम था, फिर भी ईजी को बाद में ही लिखेंगे। हाँ 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 लिखते इसी फैशन में, यस यस, लिखते ईजी, T2G पहले लिख के ईजी लिखते हैं मोस्टली। आई होप अगर ये राइट किया है तो आपको कंसेप्ट समझ गया है। हाँ सर। और कुछ लोगों ने इधर भी रॉन्ग, फिर भी आंसर रॉन्ग दिया है, क्योंकि लोगों ने T2G6 EG2 लिखा है। आई होप मोस्ट ऑफ द लोगों को समझा क्या? हाँ सर। तो वो अलग यस अलग सर। तरीके से पूछ सकते हैं, इसी को 4 अलग तरीके से पूछ सकते हैं। वो ऐसा भी बोल सकते थे, इन केस ऑफ स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड, इन क्या कंपाउंड दे के पूछ लेंगे, तो कैसे भी पूछ सकते हैं। इतना क्लियर है? हाँ सर ओके आपको समझ में आ गया? तो अब खाली आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला केस 1 लेना, मैं केस सिर्फ लिख के दे रहा हूँ। केस 1, एक मिनट रुको, पेपर बनाना, ये मेरे को चाहिए, क्लास में मैं पूछूंगा। पहले हेडिंग डालना कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनार का हमें क्रिस्टल फील्ड नहीं पढ़ना होता, हमारे सिलेबस में नहीं है। जेई के सिलेबस में मैं आप खाली एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, उसमें भी सिर्फ डायग्राम पूछते और कुछ नहीं पूछते, सिर्फ डायग्राम पूछेंगे कि उसके अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको डायग्राम बताने वाला हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। तो आप उसके अंदर केस लिखोगे ऐसे, केस 1, मैं आपको केस 1 दे रहा हूँ और केस 2 दे रहा हूँ, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे। केस 1 के अंदर क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। उसी को हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसी में क्या होने वाला है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा इसलिए नीचे पैड हो जाएगा, इसलिए स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स। केस 2 आपको डायग्राम, आपको वो सारे D1 D2 सब लिखना है। इसका पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, इसका पूरा रिवर्स
ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। सेम चीज आपको रिपीट करनी है, सेम, बस अगली बार पेपर पे हेडिंग डालना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ब्रैकेट में लिखना ऑक्टाहेड्रल, और यही केसेस वापस आएंगे, केस 1 केस 2। केस 1 में यही चीजें वापस लिखनी है और केस 2 में भी वापस यही लिखना है। सिर्फ आपको पता है चेंजेस क्या होने वाले, T2G EG में चेंजेस आने वाले हैं, है ना? क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, पता है? तो ये लिख लोगे, हाँ हाँ सर। ठीक है? तो इसका पूरा का पूरा टेबल बनाना, ये मैं पूछूंगा आपको टेबल, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये अगर आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में, कितना भी घुमा के पूछ ले, कितना भी घुमा के पूछ ले, ठीक है? इतना ध्यान देना, इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको खाली स्क्वायर प्लेनर का एक लास्ट स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग बता देता हूँ। स्क्वायर प्लेनर में कुछ ऐसा स्प्लिटिंग होता है, ठीक है? ये डी ऑर्बिटल है 5, फिर डी ऑर्बिटल 2 में टूटता है पहले, ठीक है? 2 में टूटेगा, क्या 2 है? वही EG सेट, और EG इसमें ऊपर जाता है, T2G इसमें नीचे आता है, ठीक है? तो EG में कौन होता है? EG में होता है dx² - y² और dz², ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर dxy, dyz और dxz होते हैं, पर ये वापस स्प्लिट हो जाते हैं, यहाँ पर ये वापस स्प्लिट हो जाते हैं 2 में। ऊपर चला जाएगा dx² - y², इसकी जस्ट नीचे आएगा dxy, सॉरी dxy लिख दिया मैंने, इसके नीचे आ जाएगा dz²। सिमिलरली ये 3 है ना, ये 3 भी टूट जाएंगे, ये 3 भी टूट जाएंगे, और ये कुछ ऐसे जाते हैं, ये 3 में dxy ऊपर आ जाता है, dxz और dyz नीचे रह जाता है। तो कुछ नहीं, एग्जाम में सिर्फ है ना, आपको सीक्वेंस पूछ सकते हैं प्लीज, वो नीट में भी आ सकता है, जेईई में भी आ सकता है, कि वो पूछेंगे एनर्जी को अरेंज करो, इनको एनर्जी के हिसाब से अरेंज करो। तो कैसे करोगे? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। उसके बाद अगला नंबर किसका है? dx², dz²। समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, मैं इधर हेडिंग लिख रहा हूँ स्क्वायर। इसका आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, नहीं आया आज तक। स्क्वायर प्लेनर खाली ये एनर्जी लेवल पूछ सकते हैं अरेंज करने के लिए, स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एक स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है? इतना समझ में आ गया? हाँ सर। आई होप इतना समझ में आया हो। जिनको नहीं समझ में आया फिर मैं क्लास में मेरे को पूछ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बेटर आता है, हमेशा चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने पे और बेटर होती है। क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये टेबल जिन्होंने बना लिया उनको समझ में आ गया, तो मुझे ये टेबल बना के चाहिए, ये चाहिए, मैं पूछूंगा क्लास में आकर, टेबल बना के चाहिए। अगर ये टेबल बनाया है ना तो आपको समझ में आ गया क्रिस्टल फील्ड, बस इतना क्लियर? हाँ सर। हाँ बोलो ना, कोई कुछ बोल रहे थे, क्या हुआ, थक गए बहुत? नहीं हाँ सर। थक गए, सर, इधर स्टॉप कर रहे हो? क्या हुआ? इधर स्टॉप कर रहे हो क्या? इधर स्टॉप क्या करें यार, स्टॉप वही मैं सोच रहा हूँ, स्टॉप करूँ कि क्या करूँ। रोक दो सर। क्रिस्टल फील्ड पूरा हो गया क्या? क्रिस्टल फील्ड मतलब मुझे और भी बहुत सारी चीजें बतानी थी क्रिस्टल फील्ड के अंदर, कि क्रिस्टल की थियरी खत्म हो गया। यस, थियरी इतना ही है, अप्रोच तो आपको करना है। अभी जो भी है इसमें क्या है क्या नहीं है वो तो आपको देखना है, मतलब इसके क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने हैं। ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन है ये, ठीक है? हाँ सर। हाँ तो ये आप एक और लास्ट एक पॉइंट कम से कम लिख लो एटलीस्ट, और भी चीजें तो बाकी ऐसा नहीं है चैप्टर नहीं खत्म हुआ अभी तक, ठीक है? इसमें एक पॉइंट लिख लेना खाली, कि वो आपको पूछते हैं, हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आया है, ठीक है? कितनी बार एग्जाम में आया है, कुछ ऐसा पॉइंट है ये, याद रखना। डेल्टा टी जो होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 4/9 डेल्टा ओ के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होता है। इससे क्लियर समझ में आता है कि कौन सी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होती है? डेल्टा ओ। तो इस ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है ना? इधर क्लियर कट दिख रहा है, टेट्राहेड्रल 4/9 है, मतलब टेट्राहेड्रल कम होता है ना? हाँ सर कम। समझ में आया? तो ये भी ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल। और ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है, कितनी बार, सर ये इतना हाईलाइट ध्यान। कर दो ना
हाँ बोलो क्या पूछे। सर मतलब ये हाईलाइट कर दो ना ये वाला बॉक्स। हाईलाइट मतलब किया ना, वैसे बॉक्स बना दिया ना, हाईलाइट कैसे करना है अभी, हाईलाइट करो इसको ऐसा, हाँ हाँ इससे क्या मजा आया। सर मतलब वो इम्पोर्टेंट है तो नोट्स ऐसा, लिखने के टाइम। अच्छा ऐसा ठीक है, नोट्स लिखने के टाइम ठीक है। ओके ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे ऐसे छोटे मोटे पॉइंट और भी है, कम से कम 3 घंटा और चाहिए हमें, कम से कम 3 आवर्स चाहिए, और छोटे मोटे टूटे फूटे चैप्टर को एकदम कंप्लीट फिनिशिंग देने के लिए। अभी भी बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट्स बाकी है, तब जाके चैप्टर एकदम कंप्लीट होगा। तो या ये फिर क्वेश्चन सॉल्व कर कर क्या। पार्ट टेस्ट हो जाएगा उसके बाद ही आपका फिर प्लेस कर देना लेक्चर। हाँ हाँ हाँ, और आइसोमेरिज्म भी बाकी है हमारा, आइसोमेरिज्म का हुआ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोमेरिज्म भी है, वो भी बाकी है। तो आइसोमेरिज्म और कुछ टूटे फूटे पॉइंट्स है, उन सबको कराने के लिए मुझे और 3 आवर्स चाहिए, कम से कम 3 आवर्स चाहिए, तो ये चैप्टर एकदम फिनिशिंग में जाएगा। अब आप एग्जाम, आप क्या करो, बुक लो और बुक में से है ना सीएफटी के क्वेश्चन ट्राई करना, देखो आपको कुछ चीजें मिलेगी, आपसे होता या नहीं होता वो मुझे बताना लाकर। सीएफटी की हाँ अगर चीजें नहीं होगी ना तो वो मुझे समझ ना आ जाए, उससे जो मुझे पॉइंट्स बताने हैं ना उससे रिलेटेड ही आपको कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। ऑलमोस्ट चैप्टर डन है, बस वो कुछ पॉइंट्स, आइसोमेरिज्म को छोड़ दो फिलहाल, होल्ड पे रखो आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाँ हाँ सर। चलो चलो फिर ठीक है, मैं इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ, बहुत हो गया सर और आई अभी थिंक एंड बहुत मत लेट। करो, रुको। क्या हुआ। सर ये टेस्ट का सिलेबस एक बार कंफर्म बताना। बायो का। बायो का, ये देखो बायो का सिलेबस, बायो का सिलेबस कुछ ऐसा है। सर इसमें मत किंगडम, लिखो, नेक्स्ट पेज पे लिखो आप। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। किंगडम प्लांट है, अरे यार मैंने वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है ना कट करवाने बोला है, वो गलती से दीपक सर ने दिया था। किंगडम प्लांटे आएगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस पक्का पूरा आएगा, सर शॉर्ट फॉर्म में फोटोसिंथेसिस ठीक है, HHD ठीक है, अप टू मलेरियल साइकिल ठीक है। इसके अलावा सर वो आपने हार्मोनल, इम्यूनिटी पढ़ाया था वो नहीं आएगा? नहीं इम्यूनिटी नहीं, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर नहीं हुआ अभी तक। न्यूरल, हार्मोनल, न्यूरल, फिर सर के चैप्टर बाकी बचे हुए, मैंने वो सर हटा सेल दिया साइकिल सेल। भी डाला है हाँ आपने? वो, हाँ बताया था बोला था, बट अभी कुछ लोग बोल रहे बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए मैंने हटा दिया। सर आज सर ही पढ़ा दीपक है। सर के कौन से चैप्टर आएंगे? दीपक सर के सर ने बताए होंगे ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को हटाने बोला है मैंने, बाकी उसके अलावा वो तीनों चैप्टर आएंगे। सर तो बट सर सिलेबस में इकोसिस्टम क्या और दिया, बायोडायवर्सिटी बायोमोलिक्यूल्स और इकोसिस्टम सर? नहीं बायोमोलिक्यूल्स आएगा, यस बायोमोलिक्यूल हो गया ना पढ़ा के। नहीं नहीं। सर, नहीं उसका सर, भी एक ही पेज हाँ तो हुआ है वो पूरा। बायोमोलिक्यूल्स कहाँ तक हुआ है आप लोग का। एक ही सर लेक्चर एक हुआ ही है, थोड़ा लेक्चर सा हुआ है। सर वो भी इंट्रोडक्शन एक एक ही पेज हुआ है शायद। हाँ। ठीक है, तो वो सर को मैं बोलता हूँ, प्रोटीन्स हुआ। नहीं नहीं हुआ सर। नहीं सर। एमआर में हो गया है। एमआर में तो सर का कल लेक्चर है, एमआर में हुआ है, सर का कल लेक्चर है। नहीं ईस्ट में लगभग खत्म हो गया। इसमें प्रोटीन्स खत्म हो गया। सर चैप्टर खत्म होना है। अच्छा एमआर में भी खत्म होना है। सर, एमआर में वेस्ट भी में अभी खत्म तक होना है। एक पेज हुआ है। बेस्ट में अब तक एक पेज हुआ है, तो बेस्ट में लेक्चर है क्या। सर सर अभी है पता ये नहीं, हफ्ते एक थर्सडे ही को है लेक्चर शायद। है बट। कब है लेक्चर ये। थर्सडे की फ्राइडे को है। एक ही लेक्चर है। सर अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड हो गया। ईस्ट में खत्म होने आया पर लेकिन एक लेक्चर में नहीं होगा। अच्छा ईस्ट में होने है, बीडब्ल्यू में अमाइनो एसिड हुआ। नहीं नहीं सिर्फ सर, फर्स्ट पेज हुआ है इसमें। सिर्फ फर्स्ट पेज हुआ, तो ठीक है सर बायोमोलिक्यूल से फ्राइडे हटाने को है बोलता हूँ, लेक्चर। सर और बायोमोलिक्यूल हाँ सर हटाने बोलता फ्राइडे हूँ। को है। और सिलेबस जो हम लोग को मिला है ना, उसमें सिर्फ इकोसिस्टम और बायोमोलिक्यूल्स सर के पार्ट का। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये अभी देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये सब तक पीडीएफ पहुंचा देना, ये चैप्टर मेरे हैं, और सर के जो है ना मैं उसमें बता रहा हूँ एंटायर इकोलॉजी है एक्सेप्ट पहला चैप्टर, क्या है वो पहला चैप्टर, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को छोड़कर बाकी वो तीनों चैप्टर है, बस यही सिलेबस है। सर दो ही है। सर ने दो ही पढ़ाया है अब दो तक। ही है। हाँ दो पढ़ा है तो दो दो ले लो, हाँ ठीक है दो, ठीक है हाँ सर तो 7 चलेगा। चैप्टर, तो 7 ही चैप्टर हुए और क्या, वरना चाहिए तो एक और डाल देते हैं, ठीक है एक और डाल दूं। नहीं सर सेल साइकिल था वो रहने सर दो। सर हाँ सेल सर, डिवीजन ले साइकिल लेते हैं, सिर्फ सेल डिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। सेल साइकिल लिखा था वो रख दो। हाँ सेल सर साइकिल वही सेल डिवीजन हो गया, चलो 8 चैप्टर डन, हाँ सर चलेगा ओके। ठीक है मैं सर इसका एक बार पीडीएफ ग्रुप अभी पे अपडेट कर देने बोलूँ। हाँ मैं ग्रुप पे अपडेट करने बोलता हूँ मैम
और ये मैं पूरा पीडीएफ भेजता सर हूँ और आपको। केमिस्ट्री का भी एक बार आपका केमिस्ट्री के अंदर ये अपडेट, हाँ पीबीटी ये अपडेट करवाता हूँ। हाँ सर सर। ठीक है चलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये पार्ट टेस्ट में आएगा कि नेक्स्ट पार्ट टेस्ट में आएगा? यही पार्ट टेस्ट में आना चाहिए, तो उन्होंने मेरे को पूछा नहीं ना, केमिस्ट्री प्रोफेसर से ही पूछा सिर्फ, इसलिए आएगा आएगा, अप टू तो बीबीटी आएगा। ये पार्ट टेस्ट में वो भी आएगा? हाँ आएगा, पक्का आएगा। ओके सर एक बार वो पेज रखो ना, स्क्रीनशॉट लेना है वो पोर्शन का। नहीं भेज रहा हूँ मैं ये पीडीएफ के, इसलिए मैंने वहां से निकाला था पीडीएफ। ओके सर, हो गया, थैंक यू। डन पक्का। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है चलो, मैं पीडीएफ भेजता हूँ मैं मैम को। सर। हाँ बोलो। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर होने के बाद आप कौन सा चैप्टर लेने वाले हो? कोऑर्डिनेशन अभी तक कहाँ हुआ हमारा। बट होएगा तो उसके बाद कौन सा लोगे? क्या पता ऑनलाइन लेक्चर्स भी होंगे कि नहीं, वो तो पहले कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपोज कर दिया शायद, इसी वजह से सर अभी ऑनलाइन नहीं लेक्चर्स को। होंगे शायद। सर, हाँ नहीं क्योंकि होगा, बहुत, हाँ। हाँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपोज कर दिया इसको शायद। रखो ना। सर देखो ना, 30 जन ही आते हैं लेक्चर में। सर हाँ तो मैंने प्लीज बोला वही था तो, एग्जाम्पल में। आपने बोला है, मैं बात बराबर है, बट ये देखो आप कंडीशन तो देखो, सिर्फ कितने लोग आए। तो सर सिर्फ नीट वालों के लिए रखते हैं ना, नीट वाले तो प्रेजेंट है इसमें। रखो ना फिर। नीट वाले भी कहाँ प्रेजेंट है, नीट वाले भी कहाँ प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ ना। नीट वाले इसीलिए बेस्ट एक ही आइडिया है, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, और मेरे को इस बात पे थोड़ा गुस्सा भी आया, ये बात के लिए नहीं कि इतने कम लोग आए, उसके लिए नहीं कि वही कम आ गए यार, मैं पढ़ा रहा था कम क्यों आए इतने, ऐसा नहीं है। बात यह है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट स्टूडेंट को फिर भी उसकी भी वो कदर नहीं है, वो नहीं करेंगे ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज कर सकते हैं, मैं है ना क्लास में आपको हमेशा ये देने वाला हूँ, कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ, हमेशा बताऊंगा। उतना अगर आप करके आओगे ना, तो मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगा, उसका आप टेंशन मत लो। पर आप करके ही नहीं आओगे ना, तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये भी ध्यान रखो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने आईयूपीएससी बोला था, हर एक बैच को बोला था, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक बैच को बोल दिया कि जाओ तुम लोग करो, मैंने इक्वली रखा था ये सब में। हर एक बैच को मैंने बोला था कि मुझे आईयूपीएससी करके चाहिए, चाहे यहाँ पे आप तीनों बैच तीनों वाले हैं, सबको पता होगा मैंने बोला है ना। हाँ सर। तो फिर कहाँ, कुछ कहीं पे भी पार्शलिटी नहीं है यहाँ। बट हाँ पार्शलिटी मैं करने लगूंगा, जहां मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा मैं उनको बताते जाऊंगा, इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी और बैच पे भी। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट अभी वेरी करने वाला है, अब यहाँ से मुझे ये चालू करना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्यों क्या करूं अभी। इसकी वजह से खाली इतने मतलब कुछ लोग अगर करते होंगे बेचारे बैच में, तो उनका तो नुकसान हो जाएगा ना। एटलीस्ट कुछ लोग जो कर रहे हैं उनका फायदा होना चाहिए, तो मैं बस अभी वही करने वाला हूँ यहाँ से, कि जो लोग कर रहे हैं उनका फायदा होने वाला है। तो यहाँ से मैं जो टारगेट है कैसे करना है, पूरा ऑर्गेनिक में भी एक तरीके से सिखा दूंगा मैं, ऑर्गेनिक भी कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। बट मुझे करते हुए दिखने चाहिए, जिन जो करते हुए दिखेंगे वो आगे आगे चलते जाएंगे, तो नहीं करेंगे वो फिल्टर आउट है, सीधा सीधा कंसेप्ट यहाँ से। ठीक है, बायोलॉजी तो मैं सबको जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री जिस आपको इंप्रूव करना है, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा फॉलो भी करते दिए। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, एक इतना सा भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि सर ये एग्जाम आ गई वो आ गई, वो आपको देखना है अभी, वो आपका लुकआउट है कि कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को, वो करो आप, क्योंकि मेरे पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से रिजल्ट निकालना है केमिस्ट्री में, अगर आपको चाहिए 150 प्लस 160 के आसपास, तो जो मैं बोलने वाला हूँ मेरी बातें अच्छे से समझना सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, आ जाएगा रिजल्ट। केमिस्ट्री में मार्क्स आ जाएगा। फिजिक्स आप अभी अपना देखना है, मैं फिजिक्स का कुछ ना कुछ देखता हूँ मैं सर को, मैंने सोचा है ऋषिकेश को या किसी को बोलूं, ऋषिकेश का अच्छा है फिजिक्स। केमिस्ट्री तो मैं करवा दूंगा फॉलो, बट बातें फॉलो करते हुए मुझे बहुत ही कम लोग दिखे यार, हार्डली किसी का। आप मैं कितने दिन से आईयूपीएससी आईपीएससी चिल्ला रहा हूँ, हार्डली किसी लोगों ने किया है, सर हार्डली। किया है। क्या हुआ? सर किया है क्वेश्चन। हाँ सर हम लोग ने किया है। हार्डली कुछ लोगों ने किया है यहाँ पर, पता है, हार्डली किसी ने। मैंने जब भी मैंने बोला कि इसका आंसर बताओ इसका, वो तो आधे लोग हंसने लग जाते हैं, हाँ नहीं आता है, मतलब वो एक मजाक में ले लेते हैं, हो गया उधर ही गेम ओवर है। वो सीरियसली नहीं लेंगे तो कुछ नहीं कर सकते भाई, सीधा सीधा है, मैं आपको बता चुका हूँ। और देखो ना ऑनलाइन कहाँ सीरियस है लोग, कितने बैच में स्टूडेंट है, कहाँ से ऑनलाइन। मैंने सोचा था अच्छा खासा प्लान कि एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा, सब कुछ बना, बट देखो ना स्टूडेंट 30 लोग दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर अभी,
ये तो रिस्पॉन्स है आपके बैच। पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आता है, कहाँ से पढ़ लेते हैं, क्या पता। ऑनलाइन ऑनलाइन जो लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन को अपोज कर रहे हैं, वो लोग ही ऑनलाइन जाके देखते भी है यूट्यूब पे। उन लोग को यूट्यूब से समझ रहे तो अच्छी बात है, यहाँ से समझ लो। उल्टा मेरा तो काम आसान हुआ भाई, मेरा तो, मैं तो उल्टा एक्स्ट्रा ज्यादा काम लेके कर रहा था। बायो छोड़ के केमिस्ट्री पढ़ाना भी मैंने सोचा था एफर्ट लेने, बट लोगों ने अपोज कर दिया, तब मैं क्या करूँ। अपोज अगर मेजोरिटी में अपोज होगा तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला लेक्चर। मुझे नहीं लगता ऑनलाइन लेक्चर होगा। अब ये आपका लास्ट लेक्चर ही समझ के चलो, ये मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट चैप्टर समझ के चलो। अपोज अपोज कर दिया हाँ मोस्ट सर, ऑफ द लोगों ने। क्या सर का भी अभी करंट होगा उसके बाद, और सर भी ऑनलाइन नहीं लेने वाले। हम्म। ठीक है, टेंशन मत लो यस सर। इस बात का टेंशन मत लो कि मैं अभी ऑनलाइन लेक्चर लूंगा या नहीं लूंगा। आप ये चीज सोचो कि क्या आप, मैंने जितना दिया है उतना करोगे। देखो आप करते नहीं हो ना, इसी वजह से मैं चीजें आगे आगे फॉलो नहीं करा पाता। आप सामने से आके कोई यार बताता नहीं है। मैंने इसके बीच में भी एक चीज चालू की थी, मैंने मैकेनिक्स बोला था करने के लिए, फिजिक्स का। फिर मैंने आपको केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर दिए थे और बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी दिया था, याद है मुझे। बट आगे किसी ने नहीं बोला कि सर हमारा ये हो गया सर, आप ये ले लो। किसी ने आके नहीं बोला, तो फिर कैसे आगे जाएगा। सिंसियरिटी कहाँ है, कहाँ से सिलेक्शन होगा यार। तो वही मैं अभी देख रहा हूँ कि जो लोग बाकी सिंसियर है तो वो समझ, वो दिखेगा मुझे कि मैंने जितना काम दिया है वो करेंगे। अगर वो करेंगे तो मैं उनको आगे 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 बताते जाऊंगा, भाई अगला स्टेप ये करना है, अगले ये करना है, ये वाले रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, ये रिएक्शंस कर लो, ये देख लो, ये पढ़ो। बताते जाऊंगा। टेक्स्ट बुक्स लेके आते जाओ। जो लोग कर रहे हैं वो लोग टेक्स्ट बुक लेके आओ, जो नहीं कर रहे वो तो वैसे भी नहीं लेके आएंगे तो भी चलेगा। जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वो मेरे लेक्चर में केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स लेके आया करो। कौन सी लेके आया करोगे, अभी फिलहाल के लिए 12th की लेके आओ दोनों, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो अब यहाँ से यही है रास्ता आपके पास। यहाँ से मेहनत करना ही पड़ेगा आपके पास, ऑप्शन कुछ नहीं और। तो देख लो आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो सिलेक्शन होना है तो मुझे पूरा पाथ पता है अच्छे से, पूरा प्रॉपर गाइडेंस भी बता दूंगा। ये यहाँ से मेरे को क्वेश्चन तक पता है, यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा, वो भी पता है। बट करोगे तो बताऊंगा ना, करोगे नहीं तो क्या बताऊं। IUPAC करते करते 15 दिन निकाल दिया आप लोगों ने, तो क्या आगे का सोचो कितना डिले हो जाएगा। अब तक हमें और 2-3 टॉपिक हो जाने चाहिए थे। 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 15 दिन निकाल दिया आप लोगों ने। और उसमें भी अभी तक कुछ लोगों को फिक्स नहीं है कि हम लोग का हुआ है। कितने ही IUPAC नेम है यार, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे बताओ। ज्यादा से ज्यादा 60 होंगे, और क्या इससे 30-40 ज्यादा। के सर। हाँ सर, 60 50 तक होंगे। हाँ 50 होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो 50 को कितना टाइम लगता है। आप यार नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आपका दिमाग इतना तो शार्प हुआ रहेगा ना कि एक हफ्ते के अंदर आप 50 IUPAC नाम याद नहीं कर पाए, तो क्या कर रहे हो फिर। बताओ फिर क्या गलती कहाँ है, आप लोगों की गलती है इसमें। किया होता तो अब तो फायदा होता, अभी मैं दूसरा स्टेप भी ले चुका होता अब तक। मैं हमेशा एफर्ट लेता हूँ, बट आप लोग करते ही नहीं हो बराबर से। मस्ती मस्ती में रह जाते हो आप लोग, यही कारण है। मस्ती में या फिर इधर उधर की बातों में, ये सब में पड़े रहोगे तो हो गया आप लोग का सिलेक्शन। मेरी बातें बराबर फॉलो करो तो हो जाएगा सिलेक्शन। चाहिए तो आप क्लास के लास्ट में आके भी मुझे बता सकते हो कि सर मैंने इतना किया है, आप आगे बता दीजिए मैं क्या। बट ऐसे ही नहीं, मैं पूछूंगा भी, क्वेश्चन भी पूछूंगा। ऐसे ही बोल दिया हाँ मेरा हो गया, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा आपने किया है कि नहीं किया। क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दिया तो मुझे समझ जाएगा किया है, मैं आगे का बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, हाँ यस सर। सर। हाँ सर। चलो देखते हैं। फिर इसका टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हो, अरे बहुत कुछ कर सकते हैं हम। यहाँ से हमारे पास बहुत टाइम है, हम यहाँ से भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं आराम से। यहाँ से 650 प्लस लाया जा सकता है जिस तरह का पेपर आ रहा है। और करने भी तो चाहिए मेहनत, लाया जा सकता है यहाँ से भी, पर फॉलो नहीं करते चीजें। मैं इसका टेस्ट भी कंडक्ट कराने का सोच रहा था कि हाँ आपका एक संडे, मैं संडे को जिस दिन आपका बोर्ड का टेस्ट होता है उसी के अंदर मैं आपको आधे घंटा या पौना घंटा बिठाकर जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स दिए थे उसका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराने का सोच रहा था कि उस दिन रिटर्न कंडक्ट, फॉर एग्जाम्पल IUPAC लिखा तो आपको IUPAC का टेस्ट दे देता मैं इस हफ्ते। या IUPAC जितना भी लिखा है, आपने इतना मेहनत किया है 1 हफ्ते में, तो देखते हैं उसका रिटर्न टेस्ट रखते हैं ना। नाम लिखो जो जो आपने पढ़े वो सब, एक पेपर लो और बैठो क्लास में, और बस उस पेपर पे वो सारे नाम लिखने आपको, हो सर गया याद। 11th 12th दोनों के ऑर्गेनिक का करना है। 11th 12th ऑर्गेनिक नहीं, पहले 12th करो, 11th बाद में देखते हैं, पहले 12th की तो करो। मैंने 12th के अंदर जो 4 चैप्टर उनके करने बोले थे, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर,
अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। सबसे एनसीईआरटी में बने हुए हैं उनको ही करना है। क्या हुआ? एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वही करना है। बस यस यस, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में जो बने स्ट्रक्चर उतना ही, पहले उतना तो करो। सर उतने ही कहा आपने, उतने ही कहा किए, उतने ही कहा रखे उसको। सर हाँ बोलो। सर ऐसा मतलब पूरा रखता नहीं, ऐसा नाम देंगे तो फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाने आता है। देखो कैसा आएगा, मैंने आपको बताया भी था, मैंने बोला था व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनिलीन, ऐसा आएगा। व्हाट इज द आईयूपीएसी हाँ नेम ऑफ ऐसा आता है क्रोटोनल्डिहाइड, सर। ऐसा व्हाट इज द क्वेश्चन आईयूपीएसी आएगा नेम तो ऑफ कर एथ्रोलिन। पाएंगे हाँ सर। ऐसा हाँ तो इसी जहाँ तरह से आप मतलब आएगा। हम लोग पेपर पे लिखने दोगे तो वो नहीं आएगा ऐसा एक के बाद ऐसा एक। मॉर्फोलॉजी में हम लोग कैसे लिखते थे तो वैसा नहीं हाँ आएगा। वैसे मतलब कैसे? सर सर मतलब मतलब कि आपने अभी एनिलीन प्लेन पेपर वगैरह दे दिया, सब उसमें हमने लिखना चालू करना है, ऐसा नहीं आएगा फिर। मतलब हमें क्या? क्वेश्चंस दे। अरे आपको कुछ क्वेश्चन देख के नहीं, आपको क्या करना है, प्लेन पेपर लेना है। उस प्लेन पेपर पे आपने कम से कम समझो 40 याद किए, 40 में से 20-25 तो लिख लोगे ना, जो याद आ रहे हैं वो लिखने हैं बस। हाँ हाँ सर वो चलेगा। जो भी आपको याद आ रहे हैं ना, एक्रोलीन, क्रोटोनल्डिहाइड, क्रेसोल, है ना, जो भी आपको याद आ रहे हैं, वेनिलीन, है ना, इसके अलावा सिनेमेनल्डिहाइड, ठीक है, क्यूमीन, फिर उसके बाद आप देख सकते हो रेसरसिनॉल, सैलिक एसिड है ना, सैलिसिलिक। बेंजोक्यूनॉन, ये सब याद नहीं आएंगे क्या? हाँ सर आएंगे ये हाँ सब। सर। डीडीटी, है ना, डाइक्लोरोडाई फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, हाँ हाँ सर। फ्रेऑन, जो भी जिन्होंने लिखा था फ्रेऑन। तो ये जो जो फेमस है वो लिखने हैं पेपर पे। मैं कहाँ बोल रहा हूँ सब लिखो, अरे जितना हाँ याद आता सर है उतना लिख दो, समझा। समझा? यस सर। हाँ सर। बस इतना करना, इससे काफी अच्छा आ जाएगा रिजल्ट आपको। याद, आप टेस्ट दोगे तो याद रहेगा, वरना खाली लिखवाने से कुछ नहीं होने वाला है। वो आप बाकी टेस्ट दोगे आके ना कि हाँ हमने टेस्ट दिया है, तो वो याद रहेगा कि हमने ऐसे लिखा था। ठीक है, हाँ सर। तो ऐसे करोगे तो मैं आगे का बताऊंगा ना कि आगे क्या करना है। इसके बाद में आपको हो सकता है मैं आपको कुछ नेमिंग रिएक्शन देने वाला था, बट करने तो होने चाहिए। आप एक टास्क को, जो मैं टास्क देता हूं उसको 1 महीना लगा दोगे तो टाइम कहाँ है इतना? 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं है आपको, किसी भी तरह से हैंडल करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है दे सकते आप कि सर इतना दे दिया। अरे इतना क्या, देना ही पड़ेगा, टाइम कहाँ है? यहीं से तो सीखते हैं लोग किस तरह से मैनेज करना होता है चीजों को। ठीक है, तो आईयूपीएससी जल्द से जल्द कर, ठीक है चलो। तो आईयूपीएससी करके रेडी रखो, मैं ये सैटरडे तक देखता हूँ, यस सर। ठीक है सर। उसके बाद आगे का बताता हूँ क्या करना है। जो लोग भी करोगे आप मुझे पर्सनली आके भी बता सकते हो, ओके? अगर आपने ओवरऑल नहीं किया है कोई हाँ बात नहीं, क्लास सर। में नहीं बताना, पर्सनली आके बताओ कि सर हमने किया है, सर हमें आगे बताइए। हाँ सर। चलो बाय 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 सर, सर, गुड थैंक नाइट। यू सर। हैप्पी बाय 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 टीचर्स। बाय बाय सर, हैप्पी थैंक यू टीचर्स सर, बाय बाय हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।